नहाने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रख सकते हैं। हाँ। चलो, उम्मीद है 5-7 मिनट में 10-15 और आ जाएंगे। क्या? आज आजकल तुम्हारी पहली क्लास होती नहीं है ना? नहीं होती ना? ये पहली लगा दी गई है, मुझे लगता है इसीलिए अजीब सा लगा होगा उन्हें। बोल, उनका मन बोल रहा होगा हम तो ऐसे उठते नहीं, आज हमें कैसे उठा दिया गया। ठीक है। ये देखो, आ रहे हैं। क्या? 20 मिनट में क्लास भर जाएगी ना? सही है। क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे अब। वैसे टेस्ट के अंदर आने वाला है, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से। और देखो फटाफट कोर्स खींच रहा है, पता चल रहा है ना। डेली क्लास लगती है तो उसका बहुत फायदा मिलता है। एकदम फटफट हो जाता है काम सारा। हाँ। क्या? डेली लग रही है ना आजकल? बस एक शुक्रवार को नहीं लगेगी। अच्छा, कल शुक्रवार है ना? हाँ, फिर परसों तो लगेगी ना। ठीक है। चलो, अपने सिलिकेट्स पढ़ लिए थे पिछली क्लास के अंदर। ठीक है। सिलिकेट्स पढ़े थे, सिलिकेट्स के अंदर चलो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सिलिकेट्स पढ़े थे, सिलिकेट्स के अंदर सबसे पहला सिलिकेट्स कौन सा होता है? ऑर्थोसिलिकेट होता है। ठीक है ना? ओके। ऑर्थोसिलिकेट्स में क्या होता है? 4 वैलेंसी होती है, SiO4 माइनस का 4 होता है। पायरोसिलिकेट के लिए क्या हो जाएगा? 2 जुड़ जाएंगे। सही है ना? कितने जुड़ जाएंगे? 2 जुड़ जाएंगे पायरोसिलिकेट के अंदर। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Si2O कितने हो गए? 3 तो इधर वाले, 3 उधर वाले, एक बीच वाला, कितने? 7। ठीक है ना? Si2O7 चार्ज कितने पे? 6 पे आएगा, माइनस का 6। पायरो के बाद क्या बनाएंगे? चेन। चेन बनाएंगे तो कितने शेयरिंग हो जाएंगे? 2। और पायरो में कितना था? 1। ठीक है ना? तो इसमें 2 शेयरिंग हो जाएंगे। एक यूनिट चेन में तो सभी को तो गिन नहीं सकते, तो एक यूनिट को गिनेंगे। एक यूनिट के पास, एक सिलिकॉन के पास ऑक्सीजन कितनी है? 2 तो पूरी पूरी है, और 2 कितनी है? आधी आधी है। तो इसलिए कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। SiO3 चार्ज कितने पे आएगा? जो एक एक बॉन्ड बना रही है उनपे, तो -2। ये हो गया n। आगे लगा देंगे n। फिर इसके बाद अपने चेन के बाद किया था 2D सीट, 2 चेन को जोड़ दीजिए। तो अब शेयरिंग कितनी हो जाएगी? 3। एक यूनिट के अंदर देखेंगे 3 शेयरिंग से हिस्सा कितना आया अपने पास में? 3/2 आया, 1.5 है। और 4 वैलेंसी टोटल होती है, 3 तो शेयरिंग वाली है और एक कौन सी? पूरी पूरी है। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी होगी? 1.5 और एक कितनी? 2.5। एक पे चार्ज जाएगा तो क्या हो जाएगा? SiO 2.5 और माइनस का 1, या फिर Si2 और O5 हो जाएगा। ठीक है ना? और -2। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3D के अंदर क्या हो जाएगा? सबकी सभी शेयरिंग हो जाएगी, सारी सारी शेयरिंग होगी। तो क्या बन जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? SiO2। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़, फिर इसके आगे बढ़ते हुए अपन देखा था कि SiO2 होता है, ठीक है ना, उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, उसे 3D सिलिकेट बोलते हैं। ठीक है ना? जो कि मिट्टी होती है। ठीक है। ओके, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अपने को इमेज बन रही है। अब देखो SiO2 SiO बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत सारे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये जाइंट मॉलिक्यूल है एक अपने आप में। ये नेटवर्क सॉलिड होता है, ये कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं, जिसको सेशनल ठोस बोलते हैं ऐसा। ठीक है ना? तो अपने आप में ये बहुत अच्छे अच्छे बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये हर किसी का रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ 2 के साथ रिएक्शन करता है। एक तो अपोजिट नेचर वाला कौन होता है? NaOH होता है, और एक कौन होता है? HF होता है। क्या बनेगा? एसिड बेस रिएक्शन, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है ना? और ये क्या होगा? वाटर सोल्यूबल होगा, सोडियम सोल्ट है इसलिए। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? HF के साथ कांच घुल जाता है, इसे बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं। ठीक है ना? इचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद आपने आगे बढ़े थे कि 2 टाइप के होते हैं, एमोरफस क्रिस्टलाइन होते हैं। एमोरफस मतलब पाउडर फॉर्म टाइप होती है, एक टाइप की। पाउडर भी तो एक सॉलिड ही होता है। ठीक है। रैंडम स्ट्रक्चर होती है, इसको इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय। ठीक है। ये मैंने बताया था। ग्लास, सिलिका जेल इसके एग्जांपल होते हैं कि जेलकर होते हैं। ये वाटर फिल्ट्रेशन के काम आता है। सिलिका जेल पानी सुखाने के काम आती है, निर्जलीय कार्य की तरह यूज होता है। क्रिस्टलाइन के अंदर क्वार्ट्ज बड़ा था, घड़ियों में यूज होता है। पीजो इलेक्ट्रिक वो होता है जो दाब को किसी में बदल देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। ये किया। फिर इसके बाद अपने क्या करने लगे थे? जियोलाइट किए थे। जियोलाइट कौन होते हैं?
कुछ सिलिकॉन की जगह कौन आ गया, एल्यूमिनियम, और फिर और बैलेंस करने के लिए और कौन आ गया, सोडियम। तो 3D के कौन हो गया, एक तो सोडियम हो चुका है, एक एल्यूमिनियम हो चुका है, एक हो चुका सिलिकेट, ये कौन हो गया, जियोलाइट। बस ये दोनों लाइनें अपने आप कवर होगी कि कैसे बनाते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने आप कवर होगी। फिर इसके बाद अपने आगे पढ़े थे कि जियोलाइट के यूजेस क्या है। एक तो हार्डनेस को दूर करता है, कैल्शियम प्लस को खींच लेता है, क्योंकि हार्डनेस किसकी वजह से आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से आती है। कैल्शियम मैग्नीशियम सभी के साथ नहीं, किसके साथ, क्लोराइड के साथ, सल्फेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाए आपको, ठीक है। इन दोनों के ये तीनों ये फ्रेंड मिल जाए तो हमेशा क्या आ जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी। अब यदि इनको रिमूव कर दें तो हार्डनेस दूर हो जाएगी, तो सोडियम प्लस भेज देते हैं, आयन विनिमय कर देते हैं, आयन का विनिमय करके हार्डनेस को क्या कर देते हैं, दूर, कठोरता को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। उसके बाद देखें क्या क्या यूज था, पेट्रो रसायन के अंदर यूज था। नमस्कार। तो पेट्रो रसायन के अंदर यूज था, पेट्रो रसायन में एक तो क्या था, अलग अलग सामग्री बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको वैसलीन चाहिए तो अलग बनाना पड़ेगा, है तो सारे हाइड्रोकार्बन ही, ओके। तो वैसलीन भी जलती है, कभी तेल लगा के देख लेना, पेट्रोल से बनती होती है वैसलीन भी, ओके। जैसे मोम होता है वो भी तो वहीं से बनता है, ठीक है ना। ये हो गया, तो अलग अलग सामग्री बनाने में हाइड्रोकार्बन को क्रैक करने का काम आता है, पहला यूज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज, ZSM5 से क्या करते हैं अपने, किसको, एथेनॉल को, एल्कोहल को किस में बदलते हैं, गैसोलीन में बदलते हैं। इसका काम कौन करता है, ZSM5, ये होता है। इतनी पिछली क्लास में पढ़ा था, बस इतना सा पढ़ना होता है, आप डेली इतना पढ़ लीजिए। लेकिन ये दिक्कत, सबसे दिक्कत ये है कि अपना मन नहीं करता डेली काम करने का, बस ये डेली काम करना पड़ेगा अपने, बस सबसे कम से टाइम में होता है डेली काम करते हैं तो, लेकिन बाद में इसको इतना टाइम वापिस और लग जाता है, ठीक है, उतना अच्छा होता भी नहीं है, ये है। तो बस इस बात को गौर करना, ठीक है। ये इतना पढ़ चुके थे, ये अपने सिलिकेट पढ़ चुके थे, जियोलाइट ये पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद एलोट्रॉप पढ़ेंगे, अप्रूव पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओके। चलो जी, मुझे एक बात बताइएगा, बहुत ही आसान सा होता है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि ये आर है, ये एक्स है, मुझे तो ये बता दीजिए कि आर एम जी एक्स कैसे बनता है, आर एम जी एक्स कैसे बनता है, सर ने बताया होगा आपको। ये एल्किल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, एमजी के साथ करा दो, एमजी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खाएंगे, तो यहाँ पे ये एक्स माइनस है और ये आर प्लस होता है। यदि ये दो इलेक्ट्रॉन खा लिया, एक से तो न्यूट्रल हो जाएगा और एक से आर माइनस बन जाएगा, सही है। ये Mg+2 हो गया, Mg+2 के साथ कौन बॉन्ड बनाएंगे +2 के साथ, एक तो आर माइनस और एक कौन सा, एक्स माइनस। या फिर सर लोग कहते हैं इसको बीच में बैठा दो, कहां बैठा दो, ऐसा बोलते हैं ना, बीच में बैठा दो। चलो जी, बीच में बैठा दिया, तो क्या बन जाएगा, RMgx, क्या बन गया, ठीक है। तो बीच में बिठाने से क्या बन गया, RMgx बन गया। अब देखिए आगे, देखिए ये बीच में बिठा दिया तो RMgx बन गया, ओके। सिमिलरली इसकी Mg की वैलेंसी कितनी होती है, जितना चार्ज, तो 2 होती है। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। सिलिकॉन के लिए कोवैलेंसी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, तो कितनी होती है, 4। और इसको भी बीच में बैठा देंगे, इसको भी क्या कर दो, बीच में बैठा दो, तो बीच में बैठा दिया, दो दो किससे पूर्ति हो जाएगी, आर से। दो तो 4 में से 2 की पूर्ति आर से, और 2 की पूर्ति किससे हो जाएगी, सीएल से हो जाएगी, ये बात सही। 2 की पूर्ति किससे हो जाएगी, आर से, और 2 की पूर्ति किससे, सीएल से, सही है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइए, मुझे सिलिकॉन बनाना है, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे ओन कब लगता है, जब कीटोन होते हैं। यदि कोई कार्बन का ओन है, यदि किसका ओन है, कार्बन का ओन है, ठीक है ना, ओके, ये आर और ये आर, तो वो क्या कहलाएगा, कीटोन, वो क्या कहलाएगा, कीटोन, ओके। और यदि कोई सिलिकॉन का ओन हो जाए, मतलब सिलिकॉन के साथ क्या बन जाए, ओ लग जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, सिलिकॉन का ओन बोलेंगे। सिलिकॉन ये कार्बन का ओन है तो कीटोन, और ये कौन है, सिलिकॉन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, R2CO, ओके। और इसका क्या होता है, R2SiO। ये कार्बन का ओन तो कीटोन, और सिलिकॉन का ओन तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का ओन तो कीटोन बेटा, और सिलिकॉन का ओन है तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। चलो जी, अब देखिए कुल मिलाकर के आपको सिलिकॉन में क्या चाहिए, 2 आर चाहिए, और सिलिकॉन चाहिए, और एक क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, क्या आपको 2 आर चाहिए, एक सिलिकॉन चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, क्या सीएल चाहिए, नहीं चाहिए। सीएल नहीं चाहिए तो सीएल को हटाना पड़ेगा, सही है। और यदि सीएल को हटाना है तो सीधी सी बात है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, जल अपघटन कराना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन में क्या होता है, वाटर खुद भी टूटता है और दूसरे को भी तोड़ता है। इतनी बात तो सीख गए होंगे, ठीक है ना, ओके। तो
ये खुद भी टूटेगा और दूसरे को भी तोड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस बात को ढंग से देखना यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे होगा, Cl माइनस साइड कौन आएगा, H प्लस खुद टूटेगा तो H प्लस OH माइनस। तो बताइए Cl की साइड कौन आएगा, H प्लस या OH माइनस, H प्लस। Cl माइनस साइड H प्लस आ गया और इधर कौन आ जाएगा, OH बेटा, ठीक है। तो OH माइनस आ गया, इधर कौन आएगा H प्लस, और OH इधर कौन आ जाएगा, OH का माइनस। अब बताइए क्या हो जाएगा, एक सिलिकॉन में ये दो R तो पहले से ही है, दो Cl की जगह कौन लग जाएंगे, दो OH लग जाएंगे। ये बात सही है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि एक कार्बन पे दो OH होते हैं, एक कार्बन पे दो OH होते हैं, तो स्टेबल या अनस्टेबल, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे फेमस लाइन है। ओके, इंटरमोलिकुलर वाली एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, ये H प्लस होता है, ये क्या कर देता है, OH माइनस देता है। तो ये H प्लस और OH माइनस मिलके क्या निकल जाते हैं, H2 निकल जाता है और ऐसे बन जाता है। सोचिए एक सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन पे भी यहाँ पे दो Cl की जगह कौन आ चुके हैं, दो OH आ चुके हैं। यदि ये दो OH है, यदि यहां से H2 आपको निकालना है, यहां से H2 निकालना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Si डबल बॉन्ड O, दो R ये, और सही है ना। ओके, क्या ये पाई बॉन्ड सिलिकॉन कभी बनाता है, नहीं बनाता ये पाई बॉन्ड, ये बात सही है। आपको बताया था, आपको याद हो तो मैंने कहा था CO2 में इसका हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन होता है, जबकि SiO2 में पाई बॉन्ड है। ये ऐसे नहीं होता, ये तो कैसे होता है, SiO, ये सिंगल बॉन्ड जरूर बनाता है, ठीक है। ये मैंने बात की थी, हाँ ऐसे नहीं बोल रहा कि SiO2 नहीं होता, SiO2 होता है, लेकिन वो इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में, मतलब सिलिकॉन कुल मिलाकर के पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है ना। ये बात समझाई। तो फिर ये अपने को R2SiO में कैसे बनाऊं, मैं ये नहीं करा कि R2SiO नहीं बनता है, बट ऐसे नहीं बनता। तो तरीका देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आपके पास सिलिकॉन के पास दो R है और दो ही कौन है, OH। वापिस बता रहा हूं, बच्चे आए अभी तो देखने इस बात को बेटा। RMgX होता है, कैसा है, क्या नाम है इसका, वंश, वंश ना, ठीक है। तो वंश, चल जल्दी से बैठ भाई और फिर देखना वंश कि ये क्या हो गया कि RX हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया, कौन हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया। Mg धातु होता है, धातु में से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बात बात पे इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, तो वो कौन होती है, धातु होती है। कि दो इलेक्ट्रॉन छोड़ती है Mg, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी तो R प्लस होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर के R माइनस बनता है, और ये Xb माइनस होता है। तो Mg+2 से एक तो R माइनस जुड़ जाएगा, एक X माइनस जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर के Mg क्या कर देते हैं, बीच में बैठा देते हैं। जब आपको सर लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराते हैं तो ऐसा बोलते हैं, इस Mg क्या कर दो, बीच में बैठा दो। Mg की दो वैलेंसी, एक तो R से पूर्ति होती है और एक R माइनस से पूर्ति होती है, एक X माइनस से इसकी पूर्ति होती है। अब देखिए एक कॉपर पाउडर पाउडर आ जाए 570 केल्विन आ जाए, इस सिलिकॉन की भी RCl से रिएक्शन करा दो, मतलब RX से इसकी रिएक्शन करा दो, तो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी, 4। तो इसको भी क्या कर दो, बीच में बैठा दो। तो सिलिकॉन को क्या कर दिया आपने, बीच में बैठा दिया। कितनी वैलेंसी होती है सिलिकॉन की, 4 होती है। दो तो R से पूर्ति, दो किससे, Cl से पूर्ति। अब आगे देखते हैं, कार्बन का पास कौन लगा होता है, कार्बन के पास O लगा होता है, तो उसको बोलते हैं कीटोन। ओके, उसका फॉर्मूला होता है R2CO, तो R2SiO को क्या बोलेंगे, सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन के लिए दो R चाहिए, एक सिलिकॉन चाहिए और एक ऑक्सीजन चाहिए, मतलब आपको Cl नहीं चाहिए, तो Cl को आपको भगाना पड़ेगा, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है Cl, Cl को भगाना पड़ेगा, इसलिए आपको हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जल अपघटन में क्या होता है, वाटर खुद भी टूटता है और दूसरे को भी तोड़ता है। तो ये H आएगा और ये क्या आएगा, OH, और ये H और ये क्या हो जाएगा, OH, क्योंकि H प्लस किसके पास, Cl माइनस के पास, और OH किसके पास, सिलिकॉन प्लस वाले के पास। तो क्या लग जाएगा, दो OH लग जाएंगे। जैसे आप हमेशा अक्सर करते हो कि एक कार्बन पे दो OH होते हैं, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसलिए इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होती है, इससे क्या होता है, H प्लस OH माइनस निकल करके क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा। अरे सही है पक्का, तो क्या हो जाएगा, R2CO बनता है इसे। बट क्या एक सिलिकॉन पे OH अनस्टेबल है, तो इंटरमोलिकुलर एसिड बेस से क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बनाता। पिछली क्लास में मैंने बताया था जैसे CO2 में sp हाइब्रिडेशन है, बट इसमें sp हाइब्रिडेशन नहीं होता SiO2 में, ये तो ऐसे बनता है, इसका हाइब्रिडेशन कैसे होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है ना। ओके, तो फिर क्या क्या होगा, कैसे होगा, आपको R2SiO फिर कैसे बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
चलो भाई, चलो फिर 5 मिनट बाद देखेंगे, दोबारा रिविजन कराएंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। ओके, क्या पता एक दो और आ जाए, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे आपने ये देखा कि देखो एक कार्बन पे 2 स्टेबल नहीं है, वैसे एक सिलिकॉन पे भी 2 स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो फिर एक से तो हटा नहीं सकते, एक से हटाएंगे तो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, जो कि सही नहीं होता, जो कि पाई बॉन्ड सिलिकॉन तो पाई बॉन्ड बना नहीं सकता, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। यदि आप H2 यहां से डायरेक्ट निकालोगे, डायरेक्ट H2 निकालोगे तो ये पाई बॉन्ड तो नहीं बना सकता, ठीक है। तो फिर तरीका क्या हो गया, तो आपके पास कौन सा तरीका बचता है, ध्यान से देखिए। अब क्या कीजिए, एक सिलिकॉन है, 4 वैलेंसी, 2 तो R से पूर्ति हो रही है, और 2 Cl की जगह कौन आ गए थे, 2 OH आ गए थे। बेटा ध्यान से देखिए इस बात को, 2 Cl थे, इनकी जगह कौन आ गए थे, 2 हाइड्रोलाइसिस से 2 OH आ गए थे, 2 OH आ गए। ये सिलिकॉन है, ये OH है, और ये कौन है, R, 2 R से और 2 Cl बोले तो 2 OH से। यदि यहां से मैं क्या कर दूं, H2 निकाल दूं, यहां से क्या निकाल दूं, H2 निकाल दूं, कंडेंसेशन कर दूं यहां से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, Si ऑक्सीजन, Si, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और ये क्या हो गया R, और ये क्या हो गया R, और यहाँ से क्या हो गया R, और यहाँ से भी क्या हो गया R। ओके, ये तो सिमिलरली दो कंपाउंड को लेकर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे आप H2 निकाल सकते हो। लेकिन आप यदि बहुत सारे ऐसे ले लेते हो, यदि बहुत सारे ऐसे ले लेते हो, तो ये सिलिकॉन हो गया, ये क्या हो गया 2 R, ये OH है, ये OH है, ठीक है, सिलिकॉन है, 2 R है, 2 ही क्या है OH है, सिलिकॉन है, 2 ही क्या है R है, और 2 ही क्या है OH है, ऐसे, ठीक है। अब यहां से H2 निकालना है, यदि मैं यहां से H2 निकाल दूं, यहां से H2 निकाल दूं, ये भी उधर से निकल जाएगा, और ये भी इधर से H2 निकल जाएगा, पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब बहुलक वाला, बहुलकीकरण वाला कंडेंसेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन, मतलब यहां से क्या निकालेंगे, NH2 निकाल देंगे, मतलब लंबी सारी चौड़ी चेन होगी। ओके, तो इससे क्या निकाल देंगे, NH2 निकाल देंगे, यहां से भी, यहां से भी, यहां से सभी से निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए इस बात को, Si, ये R, ये R, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे Si, ये R, ये R, यहाँ पे से भी क्या हो जाएगा O, Si, R, ये R बेटा, ये ऑक्सीजन, यहाँ से और यहाँ से ऐसे, ऐसे लंबी चौड़ी बन जाएगी। अब मुझे बताइए, एक यूनिट में देखिए, इस एक यूनिट को देखना है, एन में टोटल तो गिन नहीं सकते, तो इस एक यूनिट में देखिए, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, आधी यहाँ से, आधी यहाँ से, आधी आधी कितनी होती है, एक होती है, आर कितने, 2, तो क्या हो जाएगा R2, और सिलिकॉन कितनी, एक, ऑक्सीजन आधी आधी एक, और कितने हैं ऐसे N, तो ये फॉर्मूला किस जैसा बन गया, R2CO जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं, कार्बन का ओन होता है वो तो कहलाता है, कार्बन का ओन होता है वो तो कहलाता है कीटोन, कहलाता है बेटा R2CO, ये तो क्या कहलाता है कीटोन, जो कि R2SiO क्या कहलाएगा, सिलिकॉन, तो ये क्या कहलाएगा, सिलिकॉन। ये बात समझ गए बेटा, तो ये क्या हो गया, सिलिकॉन। चलो मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है ना, कि Si ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ये सिलिकेट है या सिलिकॉन है, केट है, क्योंकि H प्लस लगाओगे तो सिलिसिक एसिड, ठीक है, और R2SiO ये कौन है, सिलिकॉन है, इसकी रिपीटिंग यूनिट है, पुनरावर्ती वाली इकाइयां हैं, सही है ना। ओके, क्योंकि N है तो बहुत सारी होगी, तो R2SiO की पुनरावर्ती वाली इकाइयां हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटोन जैसा फॉर्मूला होता है, ये सिलिकॉन का ओन है तो सिलिकॉन कहलाएगा, ये बात समझे, ठीक है। अब देखिए आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, जल आकर्षी या जल प्रतिकर्षी, जल क्या होता है, प्रतिकर्षी समूह होता है, जल प्रतिकर्षी होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, ठीक है ना। फिलिक मतलब प्यार करना, ठीक है, जल आकर्षी होते हैं वो अलग होते हैं, और ये क्या होता है, जल प्रतिकर्षी होता है, क्योंकि खूब सारे, ठीक है ना, खूब सारे आर जुड़े हुए हैं, तो ये जल क्या हो गया, प्रतिकर्षी। इतनी बातें बेटा समझ में आई, ठीक है। वापिस देखना इस बात को, एक बार वापस और कर लेते हैं इसको, देखना बेटा, यहाँ पे RMGX बनाने के लिए आप क्या करते हो, Mg को आप बीच में बिठाते हो, ठीक है ना, धातु है, धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कौन खाएगा, प्लस वाला खाएगा, यहाँ पे प्लस कौन होता है, R प्लस होता है, X माइनस होता है,
ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो एक से तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक R प्लस पहले से ऑलरेडी, और एक और खाएगा तो क्या बन जाएगा R माइनस, ये भी माइनस बन गया, ये भी माइनस हो गया, Mg प्लस 2 हो गया, तो प्लस 2 2 को अट्रैक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा R माइनस और X माइनस। कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या बोलते हो आप यहाँ पे बोलते कैसे हो, आप बोलते हो कि Mg को क्या कर दो, बीच में बैठा दो Rx के, तो क्या बन जाएगा RMgx बन जाएगा। सही है, क्या बन जाएगा RMgx बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ये RCl हो गया, ये एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल RX एल्किल हैलाइड है। यदि इस सिलिकॉन को क्या कर दो, बीच में बैठा दो, ओके, इसकी वैलेंसी Mg की 2 थी तो एक R और एक X से पूर्ति हो रही थी, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी थी 4, तो 2 तो R आ जाएगी, 2 ही क्या आ जाएगी Cl आ जाएगी, ऐसा हो गया। अब आपके पास आपको सिलिकॉन बनाना है, तो सिलिकॉन बनाना है तो जैसे कार्बन का ओन होता है वो होता है, कार्बन का ऑक्सीजन वाला होता है वो होता है कीटोन, सिलिकॉन का ओन होता है वो होता है सिलिकॉन। तो आपको 2 R चाहिए, एक सिलिकॉन चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए। आपको Cl चाहिए क्या, आपको Cl नहीं चाहिए, आपको Cl नहीं चाहिए तो क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे इसका और Cl को भगाओगे, और H प्लस हाइड्रोलाइसिस में जल अपघटन में क्या होता है, वाटर खुद भी टूटता है दूसरे को भी तोड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, H प्लस किधर आ जाएंगे Cl माइनस साइड, OH माइनस किधर आ जाएंगे सिलिकॉन की साइड, तो क्या हो जाएगा एक सिलिकॉन पे क्या आ जाएंगे 2 OH आ जाएंगे और 2 ही क्या आ जाएंगे R, तो 2 Cl की जगह क्या होना चुके हैं 2 OH आ चुके हैं। एक कार्बन पे 2 स्टेबल नहीं होते हैं, वैसे एक सिलिकॉन पे भी नहीं होंगे, तो तरीका क्या है देखिए इस बात को कि आप एक कार्बन पे नहीं होते हैं तो इनसे H2 निकालते हो और क्या बन जाता है कीटोन, बट आप यहां से निकाल करके पाई बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बनाता। जैसे CO2 के अंदर तो क्या होता है कि देखो डबल बॉन्ड बनता है, बट SiO2 होता है इसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन sp होता है बट इसका sp नहीं होता, इसका तो कैसा होता है sp3 होता है। तो कुल मिलाकर सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, तो फिर कैसे करेंगे, तरीका देखिए, एक सिलिकॉन के पास 2 R थे, 2 Cl की जगह 2 OH आ गए, और यहाँ पे कौन है 2 OH, तो यहाँ 2 को मिला करके H2 निकाल दो तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे H2 निकाल सकते हैं। यदि बहुत सारे ले लेते हो आप तो पॉलीमराइजेशन वाला बहुत सारे निकलेंगे, तो पॉलीमराइजेशन वाले H2 निकलेंगे बहुत सारे, तो इसको बोल देंगे पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से H2 निकाले आपने खूब सारे, तो यहाँ से निकला तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ से निकला यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, ऐसी लंबी चेन बन जाएगी। एक यूनिट का फॉर्मूला देखोगे 2 R है, 2 R हो गए बेटा, एक सिलिकॉन है, ऑक्सीजन कितना है आधा इसमें शेयर है, आधा इसमें शेयर है, आधा इसमें आधा इसमें, अपने वाले के पास कितने हैं आधा आधा एक है, तो R2SiO क्या बन गया N बन गया। फॉर्मूला कीटोन जैसा है इसलिए इसको क्या बोल दिया सिलिकॉन बोल दिया, क्या बोल दिया सिलिकॉन, और इसकी रिपीटिंग यूनिट होती है NC, ये मालूम चलता है। R ग्रुप कौन सा होता है, जल प्रतिकर्षी समूह होता है, हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब मुझे एक बात आना, यदि बेटा यहाँ पे क्या आ जाता है सिलिकॉन है, यहाँ पे कौन आ जाता है OH, 2 R आ जाते हैं, 2 R होते हैं 2 ही OH होते हैं, लेकिन इस OH किसकी जगह है Cl की जगह, ओके, यहाँ पे OH या इस Cl की जगह Cl या OH नहीं आकर के यहाँ पे आ जाए R, यहाँ पे आ जाए R, क्या ये चेन आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे OH होता तो इधर से भी H2 निकल जाता, सही है, तो चेन आगे बढ़ जाती, लेकिन इसने चेन को क्या कर दिया रोक दिया, इसलिए बोलते हैं चेन ब्लॉकेज ग्रुप। क्या बोलते हैं, देखो चेन स्टार्टिंग किससे होती है, मैं हूं, ठीक है, तो मेरे इधर से भी कोई जुड़ेगा इधर से भी जुड़ेगा तो ही तो चेन बनेगी, सही है, ओके, एक इधर से बनने से चेन नहीं बनेगी, ओके, इधर से भी जुड़ना चाहिए इधर से भी जुड़ना चाहिए तभी तो चेन बनती है। ठीक है, तो चेन बनने के लिए 2 ही तो R होना चाहिए और 2 ही क्या होना चाहिए OH होना चाहिए। चेन को रोकना है, सीधी सी बात है, इस OH या इस Cl की जगह क्या ले लो 3 R ले लो, चेन बनानी है तो बराबर R बराबर OH ले लो या बराबर Cl ले लो, 2 ही R ले लो 2 ही Cl ले लो, क्योंकि Cl की जगह कौन आ जाएंगे OH, ओके, तो इधर से भी निकल जाएगा और इधर से भी H2 निकल जाएगा और इधर दोनों साइड से जुड़ जाएंगे, ध्यान दे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ओके, ये इसी क्वेश्चन बनता है, समझ गया, ये मन नहीं है क्या, बीमार है बेटा पीछे वाला, सही है ना, लग रहा है मन, अच्छा तेरे को समझ में कम आ रहा होगा, चल सिखाते हैं तेरे को, खड़ा हो जा, ठीक है, ओके, ध्यान दे बेटा कि क्या वो ठीक है ना, हाँ सच में ठीक है ना, दिक्कत है तो जा सकता है मेडिकल अपने पास में यहाँ पे, ठीक है ना, तो दिक्कत हो तो बता जा सकता है, ठीक है ना, ओके, पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो बहाना मार के जा सकता है, ठीक है, ओके, समझ गया, ठीक है, बहाने मैं बता दूंगा तुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को,
सिलिकॉन के पास यहाँ पे क्या है, 2 ही आर है, 2 ही OH है, तो इधर से H2 निकल जाएगा, इधर से H2 तो क्या बन जाएगी, बोलना पड़ेगा भाई। इधर से ऐसे तूने कभी हाथ जोड़े होंगे, ऐसे इधर से भी पकड़ाओ, इधर से भी हाथ पकड़ाओ, क्या बन जाएगी, चेन। सही है, चेन बन जाएगी। मतलब 2 आर होंगे, 2 OH होंगे, तो चेन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ये बात समझा? ओके। फिर इसके बाद बात आती है, यदि आप इधर वाले OH की जगह, इधर वाले OH किसकी जगह आया था, Cl की जगह, मतलब इधर OH या इधर Cl की जगह क्या लगा दो आप, R लगा दो, मतलब R को ज्यादा कर दो, क्या अब इधर से H2 निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और इधर से H2 निकल करके यहाँ पे, यहाँ से तो ये जुड़ जाएगा, एक साइड से तो जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चेन नहीं बढ़ेगी, तो इसको बोलते हैं चेन का ब्लॉकेज ग्रुप। चेन क्या बोलते हैं, ब्लॉकेज ग्रुप, ये हो जाएगा। अब सोचिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस R की जगह कौन आ जाए, 2 ही R थे, 2 ही, इधर भी OH था, इधर भी OH था, इन 2 R में से अब R, यहाँ पे तो R को बढ़ा दिया, तो चेन को ब्लॉकेज कर दिया, लेकिन इस R की जगह कौन आ जाए, OH आ जाए। यदि OH आ जाता तो नीचे भी और ऐसे बहुत सारे होते, ऐसे बहुत सारे होते, और इधर भी कौन होता, OH होता, और यहाँ पे नीचे R होता, मान लीजिए। मतलब इसमें ये भी OH, ये भी OH, इधर से भी निकल गया, इधर से भी निकल गया, इधर से भी निकल जाएगा, और ये एक R पड़ा रहेगा, और इधर भी कौन होता, OH होता। मतलब OH 3 होते, मतलब 3 Cl होते या 3 OH होते, तो इधर से क्या निकल जाता, H2, तो क्या बन जाता, क्रॉस लिंक। क्या बन जाता, क्रॉस लिंक। ये बात सही है भाई, OH ज्यादा होंगे तो बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, तो 2 है तो चेन बनेगी, 3 हो गए तो क्या बन जाएगा, एक क्रॉस लिंक बन जाएंगे। लिंक बोले तो बंद, तो यहां से क्या बन जाएंगे, क्रॉस वाले बंद बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखना इस बात को, यहां से ध्यान से देखना बेटा, यदि आपके पास में 2 ही आर है और 2 ही क्या हो जाए, Cl, Cl की जगह कौन आता है, OH, तो ये तो क्या होता है, चेन स्टार्टिंग ग्रुप। इससे क्या बनती है, इधर से भी जुड़ गया, इधर से भी जुड़ गया, तेरा नाम क्या है, संतोष, संतूर। अच्छा, ओके, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है संतूर का, नहीं नहीं, हर चीज का मीनिंग होता है एक, क्या मीनिंग होता है, ओके, चल भाई, संतूर, ठीक है ना। अरे नाम ऐसा मत समझना चाहिए, नाम घर वाले रखते हैं और बड़े सोच समझ के रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं। जैसे एक नाम है, एक बच्चा का उधर इंग्लिश मीडियम है, 201 EB में, उसका नाम है टॉपर है, वो अपने शायद थेल्स का भी टॉपर होगा, उसका नाम है बाई चांस। हाँ, बाई चांस, तो बड़ा अच्छा नाम लगता है, ठीक है ना, ओके। हाँ, क्या, चलो ध्यान से देखना, 2 OH आ जाएंगे तो इधर से भी जुड़ जाएगा, इधर से भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और ये 2 आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना, देखना इस बात को, 2 OH आ जाएंगे, 2 ही R हो जाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को, तो ये क्या कहलाएगा, चेन स्टार्टिंग ग्रुप। कौन सा कहलाएगा, चेन स्टार्टिंग ग्रुप कहलाएगा भाई, चेन स्टार्टिंग समूह कहलाएगा, ये कहलाएगा। अब देखना, यदि बेटा सिलिकॉन है, इधर एक Cl होगा और R क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बराबर नहीं लेकर के R क्या हो गया, ज्यादा, तो अब इधर से नहीं जुड़ेगी, तो चेन क्या हो जाएगी, ब्लॉक, तो ये क्या हो जाएगा, चेन ब्लॉकेज ग्रुप। चेन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो चेन ब्लॉकेज ग्रुप होगा। और यदि बेटा यहाँ पे क्या हो जाए, Si, ठीक है ना, ये R, एक R कम हो जाए और Cl क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो बताइए इधर से भी जुड़ेगी, OH आएगा, इधर भी OH आएगा, इधर भी OH आएगा, इधर से भी जुड़ेगा, इधर से भी जुड़ेगा, और नीचे से भी जुड़ेगा, इधर से तो चेन बनेगी, इधर से क्या बन जाएगा, क्रॉस लिंक। तो यदि Cl ज्यादा हो जाएंगे तो बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, तो वहां से क्या बन जाएगा, क्रॉस लिंक। तो ये क्या होता है, क्रॉस लिंक की ग्रुप होता है, क्या होता है, जैसे आपके पास में वो होता था ना, रबर, रबर के अंदर क्रॉस लिंक बनाते थे, याद है आपको, सल्फर डाल करके, आपकी 12th क्लास में बहुलक वाला चैप्टर लगता था, याद है ना, उसमें क्रॉस लिंक बनाते थे, वही तो वाली तो बात है बेटा, क्रॉस लिंक बन जाएंगे, ठीक है ना, ये हो जाएंगे, यहाँ से क्रॉस लिंक। तो आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले ऐसे, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा, फर्स्ट, पहला, तीसरा, सही है ना, ओके।
ये क्या हो गया, चेन को ब्लॉक करने वाला ग्रुप। क्या संतूर समझ में आया? तो संतूर बताओ ये कौन सा ग्रुप है, R2SiCl2? चेन को बनाने वाला। तो इसने बोला चेन बनाने वाला, बोले तो चेन स्टार्टिंग ग्रुप, सही है ना? ओके, ये कौन सा ग्रुप है संतूर? चेन को क्रॉस लिंक वाला, ठीक है, ये है क्रॉस लिंकिंग ग्रुप। अब देख संतूर, तेरा ध्यान नहीं लग रहा था, तेरा मन नहीं लग रहा था, अब देख प्रेशर डाला, या तो तू खुद पे डालता या मैंने डाला, तो कम से कम समझ में आया ना। और यदि तू मतलब इतनी देर नहीं ध्यान लगाता तो फिर क्या फर्क पड़ जाता, और ध्यान लगा लिया तो फिर क्या फर्क पड़ गया, ये सोच। या अब ध्यान लगाए तो कुछ अच्छा हुआ है, वरना ऐसे ही बैठ रहता। टाइम तो निकलना होता है, जिस दिन भगवान ने अपने को भेजा वैसा वो तो निकलेगा निकलेगा। अब डिपेंड करता है कि अपने को कैसे जीना है, समझ गया? ठीक है, अच्छा ध्यान लगा, समझ गया ना? ओके, बैठ जा, मैं डांटता नहीं हूं ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखने इस बात को, अभी अभी अपने क्या बात पढ़ी है भाई, कि सिलिकॉन कैसे बनता है, आपने ये पढ़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीन ही क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, कि चेन को स्टार्ट कहां से करते हैं, बराबर हो, चेन को ब्लॉक कहां से करते हैं, आर ज्यादा हो जाए, और क्रॉस लिंक कैसे बनाते हैं, सीएल ज्यादा हो जाए, ठीक है ना? ओके, ये बात पढ़ी है। और यहाँ पे ये फिर बनाते कैसे हैं, कुछ भी नहीं है, ग्रीनलाट रिएक्शन की आपको रिएक्शन तो आती है, RMGX की। तो यहाँ से अटैक करेगा, ग्रीनलाट रिएजेंट करेगा, तो R माइनस सिलिकॉन +4 पे जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, और एक सील यहां से निकल जाएगी, तो क्या बन जाएगा, MgCl2। यदि और R चाहिए, और R का अटैक करा दो, ठीक है, R और आ जाएंगे तो R2 SiCl2 हो जाएगा, और चाहिए तो और R का करा दो, और ये तीनों अलग अलग काम में आ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ इसकी बेसिक बातें हैं सिलिकॉन की, वो सुन लीजिए, कि सिलिकॉन कौन सा होता है, ठीक है, R2SiO की पुनरावर्ती वाली इकाइयां होती है, क्या होती है, पुनरावर्ती वाली इकाइयां, रिपीटिंग यूनिट ऑफ R2SiO क्या कहलाएगी, सिलिकॉन कहलाएगी। R को क्या बोलते हो, ऑर्गेनिक, N सिलिकॉन को क्या बोलते हो, सिलिकॉन, ओके, और N को क्या बोलते हो, पॉलीमर। तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन बहुलक होते हैं, ठीक है, कार्बनिक सिलिकॉन बहुलक, ठीक है ना, ये नाम ज्यादा अच्छा है, ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर, सही है, ओके। क्या आपने इसको खुद बनाया था या प्रकृति में मिला था, खुद बनाया था, तो इसलिए क्या हो गया, कृत्रिम हो गया, कैसा हो गया, कृत्रिम, सही है ना? ओके, तो क्या हो गया, सिंथेटिक हो गया, कैसा हो गया, सही बात है, ओके। फिर बात आती है कि एक बार की अच्छी से याद है मुझे, कि जैसे अपने हिंदी मीडियम वाले हैं, मुझे बताओ एंजेलिना जोली नाम आपने सुना कभी, एंजेलिना जोली, एंजेलिना जोली, नहीं सुना, ओके। ये हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है, टॉप 10 में एक है, हाँ, टॉप 10 है, उसके अंदर है, जैसे अपने यहाँ पे टॉप, जैसे दीपिका वगैरह है, ठीक है ना, करीना वगैरह, ये सारे हैं, ठीक है, फेमस एक्ट्रेस हैं। इस जमाने में जैसे हेमा मालिनी भी होती थी, ठीक है, तो वैसे ही एंजेलिना जोली टॉप एक्ट्रेस है वहां की, ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है। अब जैसे आप, मैं भी हिंदी मीडियम का रहा था, तो मैंने भी, आपने नहीं जानते, हो सकता है आप में इसके जानते हो, हम पता नहीं रहो, ठीक है, तो लेकिन नहीं जानते, ओके, ठीक है। तो आप, हाँ, आपने एक मिस्टर स्मिथ एंड मिस एंड मिस्टर स्मिथ वाली कभी मूवी देखी हो, सुनी हो कभी, उसमें आती है, और उसकी, अभी तो उसका डिवोर्स वगैरह हो गया, जॉन पीटर वीटर की को शायद उसकी वाइफ आई है, ठीक है ना, काफी फेमस एक्टर था वो भी, और ये भी काफी फेमस थी, सुनिएगा, ठीक है, हॉलीवुड की फेमस हस्ती है, ठीक है ना, कुल मिलाकर बात ही है। मेरे दोस्त ने मुझसे ये पूछ लिया कि भाई ये कौन है, एक दिन जैसे कॉलेज के अंदर इंग्लिश न्यूज़पेपर आते थे, तो उसने ऐसे मुझसे पूछ लिया, उसमें फोटो आई थी, ठीक है ना, ओके, इसकी एंजेलिना जोली की, तो बोला कि ये कौन है, मैंने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, उसमें सुंदर सी फोटो थी, उसने बोला कि ये कौन है, तू जानता है, मैंने कहा नहीं जानता मैं, तो फिर बोल रहा है कि तू मेरे को मूर्ख बना रहा है, जानता नहीं है। मैंने कहा तू यार, अब भाई ये सेंट जॉन वॉन इनसे तुम पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ा हुआ है, तुम लोग इंग्लिश मीडियम वालों, तुम हॉलीवुड देखते हो, हम तो हिंदी वाली देखते हैं, हम तो सनी देओल को जानते हैं, ठीक है ना, ओके। तो मैंने कहा कि इसको नहीं जानते हैं, ध्यान से देखना इस बात को। तो
ये फिर बोला कि चलो ठीक है, लेकिन भाई साहब मेरे को फोटो बड़ी अच्छी लगी, मैंने उस पर पूरा रिसर्च किया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, रिसर्च किया तो ये मालूम चला कि उसके मतलब काफी फेमस रही थी वो जो चीजें, वो तो पता चली। इसके साथ ये मालूम चला कि उसके कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो उसके ब्रेस्ट लगाए गए हैं वो कैसे थे, वो किसके थे, सिलिकॉन के थे। किसके थे, सिलिकॉन के थे। अब ये उत्सुक वाली और जबरदस्त बात होगी कि हाँ देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर रही है। अब मान लीजिए किसी का नाक टूट गया तो बिना नाक का कितना आदमी गंदा लगता है, सिलिकॉन वाले लगा दो, ठीक है ना। क्यों लगा देते हैं सिलिकॉन वाला, क्योंकि सिलिकॉन क्या होता है, एक पॉलीमर है, पॉलीमर हो गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गए, तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कोई बॉडी के कोई भी अंदर इंसर्ट करते हो, कोई भी दूसरी फॉरेन बॉडी इंसर्ट करते हो, मतलब फॉरेन बॉडी बोले तो जो अपनी बॉडी की नहीं हो, दूसरी कोई भी बॉडी हो, कोई दूसरी चीज हो, वो बॉडी से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। कब रिएक्शन नहीं करेगी बॉडी के साथ, जब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे उसमें। ओके, साथ में जहरीली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिलिकॉन बिल्कुल जहरीली नहीं होता, और बॉडी में पानी भी होता है, तो पानी से भी नहीं बिकनी चाहिए वो चीजें, कि पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। सिलिकॉन के अंदर आर ग्रुप हो जाता है तो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये हो गया। ऊपर से अच्छी बात ये है कि इसके कोई करंट भी नहीं आता है, ठीक है ना। ओके, कोई इसमें फ्री मोबिलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई करंट भी नहीं आता। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए टेम्परेचर से भी कोई फर्क है नहीं पड़ता। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। इसलिए ये जितनी भी होते हैं ना, कभी होठ मोटे कराते हैं, कभी छोटे कराते हैं, कभी नाक छोटी कराते हैं, कभी नाक बड़ी कराते हैं, ये एक्ट्रेस वगैरह हैं, ये जितनी भी है अपने, ऐसा आपने देखा होगा कुछ बड़े लोग ऐसा कराते हैं, वो सब के सब के अंदर जो, अब किसी को होठ बड़ा कराना है तो कुछ होठ बड़ा अपने आप तो होगा नहीं कि मुक्का मार दो होठ बड़ा कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर फिलर भरे जाते हैं, फिलर भरे जाते हैं, वो किसके भरे जाते हैं, सिलिकॉन के भरे जाते हैं। इसलिए ऐसा बोला गया है कि प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी में कौन यूज होता है, सिलिकॉन होता है। और यदि यूज हो रहा था सीधी सी बात है, टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक है, तो कैसा हो गया, जहरीला नहीं है, एविसेला है, सही है। याद रहेगा आपको, ये बात इसके फॉर्मूले से याद रह जाएगी, खुद ने बनाया है इसलिए सिंथेटिक हो जाएगा। ओके, किस में यूज होता है, प्लास्टिक सर्जरी में यूज होता है, ये बात अपने आप याद हो जाएगी। ये सारी बातें, सबसे अच्छी बात है ये बायोडिग्रेडेबल होता है, देखना इस बात को। पानी मतलब ये किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, न तो पानी से बिकता है, आर पर आर ग्रुप है इसके पास में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, न तो जल से बिकता है न ऑयल से बिकता है, मतलब ऑयल और वाटर वगैरह ये रिपेलेंट की तरह होता है, ठीक है ना। ओके, इसलिए ध्यान से देखना इसमें कहां कहां यूज होता है, सीलेंट बनाने में यूज होता है, मतलब सील पैक वो चीज, ठीक है। ग्रीस क्या ये सीलेंट, यार इसका ग्रीसेस। और इलेक्ट्रिक क्या होता है, करंट भी नहीं लगता, ओके। और जल का भी, पर जल वाटर प्रूफिंग फैब्रिक, फैब्रिक क्या होता है, कपड़ा, ठीक है ना। तो उसको बनाने में यूज होता है। सिलिकॉन जनरल और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है इसकी, ज्यादा, आग से भी कोई फर्क नहीं बनता। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया कि वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया वगैरह उस हिसाब से, तो आसानी से टूटता नहीं है, या बोल दीजिए करंट वगैरह नहीं लगता है, तो पूरा क्या हो गया, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, न तो ऑक्सीडेशन होता, न किसी केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करता। जैसे आपकी कोटा के दशहरे मेले वाली दुकान है, उसके अंदर जो ऊपर कपड़ा लगाया गया है, ठीक है, वो मान लीजिए किसका है, इसका सिलिकॉन का है। तो एक कोई दुकान लगा रहे हैं, वो दुकान में करंट आना चाहिए क्या, बाई चांस कोई ऊपर तार पड़ गया तो करंट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्या पानी से भीगना चाहिए, नहीं भीगना चाहिए। आग लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। तो एक दुकान के लिए अच्छी बातें यही तो होती है। और किसी केमिकल से रिएक्शन करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। जितनी भी एक दुकान के लिए अच्छी अच्छी बातें होती है, वो सारी सिलिकॉन के अंदर होती है। इसलिए दशहरे मेले वाली दुकान के ऊपर जो ऐसे टेढ़ टेढ़ी ऐसे दुकानें बनी हुई है ना, ऐसे आप उसका कपड़ा देखोगे तो सुंदर लगती है, ओके, ऐसे गुम्बद से ऐसे बने हुए हैं, तो व्हाइट कलर की। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो व्हाइट कलर का जो कपड़ा यूज किया गया, वो किसका यूज किया गया, सिलिकॉन का यूज किया गया। किसका यूज किया, सिलिकॉन। तो कुल मिलाकर के न तो उस दुकान में आग लगती है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, न वो पानी से बिकती है, ओके, क्योंकि आर ग्रुप है, ठीक है, न ही इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, घूमने वाले कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और इस हिसाब से ये सारी अच्छी बातें न किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करता है, तो ये सारी अच्छी बातें होगी उस दुकान की। एक दुकान की सारी अच्छी बातें होती है, वो यहाँ पे सारी बातें अपने कर रहे हैं, ठीक है। या फिर स्ट्रक्चर से आपको याद हो जाएगा। ये 3 पॉइंट, चौथा और छठा पॉइंट किससे हो जाएगा, दशहरे की दुकान से। ये किससे हो जाएगा, एंजेलिना जोली से। और ये किससे हो जाएगा, इसके फॉर्मूले से। कुल मिलाकर के 6-7 लाइन है, किससे हो जाएगा, फॉर्मूला, एंजेलिना जोली, या फिर करीना वगैरह ये सब होती है,
मोटा छोटा कराते हैं, ठीक है ना, ओके। और यह फिर किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है, दशहरे वाली दुकान से, याद हो गया, ओके। फिर इसके बाद सिलिकॉन में क्या कराया था, ये वाली लाइन कराई थी, ये तो अच्छे से होगी थी। चेन को स्टार्टिंग करने के लिए क्या चाहिए, 2 ER 2 UH, यदि मतलब 2 ER 2 क्या चाहिए, Cl। ब्लॉक करना है तो R क्या होना चाहिए, और क्रॉस लिंक बनाने हैं तो क्या होना चाहिए, Cl ज्यादा। सिंपल है ना, ओके। ये कौन हो चुके हैं, सिलिकॉन कंप्लीट। 3 बातें हैं बस ध्यान रखिए, कैसे बनता है, कौन ब्लॉकेज होते हैं, कौन स्टार्टिंग होते हैं, ऐसे आपको याद रखना है, ओके। अब बात करते हैं अप्रूव की। इसके नाम से बताइए, ठीक है ना, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। अप्रूव, हाँ सही बोली, क्या बोली, ये बोल रही है एक से ज्यादा रूप। अप मतलब दूसरा, कोई किसी चीज का दूसरा रूप हो जाए, वो क्या कहलाता है, अप्रूव। जैसे देखिए डायमंड है, उसमें भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन, सिलिक और ये कोयला है, उसमें भी कार्बन। कोयला कार्बन, चारकोल होता है, कोयले का पाउडर होता है, उसमें भी कार्बन होता है। लैंप ब्लैक को बोलते हैं काजल, ओके, वो भी क्या होता है, कार्बन, सही बात है, कार्बन होते हैं। तो ये इसके अलग अलग रूप हो गए ना, ठीक है, ये कहलाते हैं अप्रूव। क्या कहलाते हैं, अप्रूव कहलाते हैं, ठीक है। मतलब एलिमेंट एक ही हो, एक ही एलिमेंट हो, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उसी क्या बोलते हैं, अप्रूव बोलते हैं। उसका जो डिजाइन है वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। जैसे अपने कपड़े की दुकान पे जाते हैं, भैया ये वाला, दूसरे वाला, दूसरे वाला, दूसरे वाला, अलग डिजाइन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिजाइन क्या होता है, अलग होता है, सही है ना, ओके। साइंटिस्ट लोग कपड़े देखते नहीं है, वो क्या देखते हैं, इसका अलग रूप क्या बन सकता है, वो क्या कहलाते हैं, अप्रूव कहलाते हैं, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को, एक तो होता है क्रिस्टलीय और एक क्या होते हैं, जिस कार्बन की बात बोले तो एक्सलीय। क्रिस्टलीय में डिफाइंड स्ट्रक्चर होती है और एक्सलीय में अनडिफाइंड होती है, ये इसको बोलते हैं एमोर्फस। ये बात जानते हो आप सॉलिड स्टेट से, डिफाइन कौन सी होती है, अनडिफाइन कौन सी होती है, ये सॉलिड स्टेट से आप जानते हो। चलो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि O2 और O3 में बताइए, O2 और O3 एलोट्रोप है या नहीं है, ओजोन और O2 एलोट्रोप है या नहीं है। नहीं है तो नहीं का आंसर होना चाहिए, और है तो है का भी आंसर होना चाहिए। बताइए, सोच के बताइए, वक्त दे दिया। है या नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, मैंने ऐसी कोई बात बोली, मैंने तो क्या बोला, एक चीज का एक कोई एलिमेंट होना चाहिए, उसका कोई दूसरा रूप होना चाहिए। एलिमेंट ऑक्सीजन है, एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है। इसका रूप कैसा है, ओ डबल बॉन्ड ओ, इसका रूप कैसा है, ओ, सही है ना, ठीक है ना, समझ गए, हम भी तो एक दूसरे का प्रूफ ही, ठीक है। तो यहाँ पे जाने से देखिए, एलिमेंट इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन है। अब वो बात अलग होती है, कई बार हमने कोई चीजें देखी नहीं होती, इसलिए हमें लगता नहीं कि यह प्रूफ है, ठीक है ना। अब कईयों ने तो मतलब मान के चलिए कि कुएं का मेंढक होता है, उसने तो सूरज ही नहीं देखा होता, तो वो ऐसा थोड़ी वो बोल देगा सूरज होता ही नहीं है, उसके कहने से थोड़ी होता है ऐसा कि सूरज होता ही नहीं है। सूरज तो होता है ना, यदि किसी ने कोई चीज नहीं देखी, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो चीज होती नहीं है, हो सकती है, ठीक है ना, ओके। ये कोई रीजन नहीं होता कि हमने देखा नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे लगभग ऐसे लोग बोलते हैं कि हमने इसको जानते नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि ये नहीं है, जबकि ये होता है, सही है। ये अपने पढ़ने भी वाले हैं, छोटी सी बात पढ़ेंगे, जस्ट 2 मिनट का होता है ये, ठीक है ना, ओके। तो O2 और O3 आपस में क्या होते हैं, अप्रूव होते हैं भाई, ठीक है ना, इतनी बात समझ गए, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अप्रूव के लिए बस एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, एक ही तत्व, सामने डेफिनेशन भी लिखी हुई थी, एक ही तत्व के अलग अलग संरचनात्मक रूप क्या कहलाते हैं, अलग अलग संरचना बन गई, वो क्या कहलाते हैं, अप्रूव कहलाते हैं।
तो समझ जाओगे, ठीक है, ओके। चलो भाई अब अपने डायमंड के बारे में पढ़ते हैं। डायमंड में ऐसा आपने सुना होगा कि एक कार्बन अदर 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, ठीक है ना, ओके। ये फिर आगे वाला अदर 4 से जुड़ा रहता है, ये बात सही है। फिर ये भी आगे अदर 4 से एक ऊपर से जुड़ चुका है और फिर आगे और जुड़ जाएगा, ये भी अदर 4 से जुड़ रहेगा। ऐसा होता है भाई टाइम, ऐसे ही है ना, समझ गए बेटा। ये होता है, कौन होता है, डायमंड। बताइए इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कैसे कोवेलेंट, और अंदर भी कैसे कोवेलेंट। कोवेलेंट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ओके। तो इसलिए क्या बन जाएगा, एक थोड़े बहुत है या बहुत लाखों करोड़ों हैं। जैसे कल वाली क्लास में मैं SiO2 के बारे में बता रहा था, वैसा ही ये है, ठीक। तो इस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जाइंट मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और इस टाइप के लाखों करोड़ों होते हैं, हाँ, अंदर कोवेलेंट होते हैं, अंदर कोवेलेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट नॉर्मली सॉलिड नहीं होता, सही है ना। ये वहां से शुरू हुए यहां तक आए, यहां से होना होता है, ठीक है ना, बस अब सीधा ठीक है, ओके। जो सीधे साधे इंसान होते हैं वो बड़े सिंपल से होते हैं, इनको एक बार बोल दिया कि नहीं कैमरे से झुक के जाना है तो हमेशा अपना फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अक्सर मैं ऐसा कहता हूं कि जैसे बात पैसे की नहीं है, बात है चीजों को फॉलो करने की। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये काम करते हैं, मैं पैसे से नहीं तोल रहा, बस एक समझा रहा हूँ, यहाँ पे पैसे मिलते हैं वो थोड़ी बहुत मिलती है, मुश्किल से 15 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, 10-15 के बीच का काम होता है, सुनिएगा बात को, ठीक है। इतने पैसे तो हमें भी हमारे घर वाले भेजते हैं, चाहे मैं हूं, मैं भी तो एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे जैसा कहा जाता है चीजें मैं वैसी करता हूँ, और करनी भी पड़ती है, क्योंकि एक सिस्टम को रन कराना है तो चीजें तो सिस्टम से करनी ही पड़ेगी ना। ओके, मैं कुछ भी करूंगा थोड़ी क्लास चलेगी, ठीक है ना, ये हो गया। तो सिस्टम को ऐसा होता है, ये आपको आप भी कहीं पे जॉब करोगे तो ये सब आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इनको भी वही कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो जैसे छोटी सी बात थी कि ये था और यहाँ से एक को जाना है, होकर के ऐसे जाना है, तो ये हमेशा जाते हैं, चाहे कोई भी आता है ऐसा ही करता है, ठीक है ना, ओके। इस चीज से समझिएगा कि थोड़े से पैसे के लिए, ठीक है, इनको वो सब कर रहे हैं जो इनको ऊपर से ऑर्डर आता है। हमें इतना पैसा तो हमें भी कम से कम 15 से 20 हजार रुपये महीने का पड़ता है अपना खर्चा, कोचिंग की फीस मिला लोगे तो, कोचिंग की फीस और घरेलू वो खर्चा दोनों को मिला लोगे तो लगभग कोटा के अंदर आप 2 सवा 2 लाख रुपए खर्च करते हो साल के अंदर, 2 के करीब तो करीब कर ही देते हो, ठीक है ना जी। आने जाने का, एग्जाम का सब जोड़ोगे ना तो आपको आराम से ये बैठ जाएगा, यहाँ से तो डबल पैसा खर्च करते हो, ठीक है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चों को कहता हूँ कि कई बार बच्चे इस बात से नाराज हो जाते हैं कि घर वाले प्रेशर देते हैं, घर वाले परेशान करते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि आप यार, घर वाले जब इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, तो जैसे यदि आप कहीं बाहर जाओगे, बड़े हो जाओगे, थोड़ा पैसा मिलेगा, उसके लिए उनका कहना मान लोगे तो घर वालों का कहना मानने में क्या दिक्कत है, वो भी तो तुम्हें पैसा भेज रहे हैं, और ऊपर से तो पेरेंट्स भी हैं, ठीक है। और यदि पेरेंट्स वाली फीलिंग आप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये मान लीजिए कि आप उनके आगे नौकरी कर रहे हो, दूसरे आगे करने से तो घर वाले की नौकरी करना तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कोई तकलीफ वाली बात नहीं होती कि घर वाले कई बार कह देते हैं और अपने टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये कभी टेंशन में नहीं आना चाहिए, समझ गए इस बात को। इसको हमेशा ही हर चीज को दुनिया में पॉजिटिव वे से लेना चाहिए, काफी फायदेमंद रहता है। चलो अपने यहाँ पे देखते हैं कि ये काफी बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जाइंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या हो गया, कोवेलेंट सॉलिड हो गया, या इस क्या हो गया, ये नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूब, ट्यूब सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस बोलते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन रहा है, नॉर्मली कोवेलेंट वाले कैसे नहीं होते हैं, ठोस नहीं होते, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कैसे होते हैं, वांडर वाल या हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये बहुत बहुत सारे अंदर बॉन्ड है, बहुत बॉन्ड है, तो इनको दूर दूर करना मुश्किल है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट मैंने बात लिखाई है कि जाइंट मॉलिक्यूल वालों का सबसे ज्यादा, उससे कम आयनिक का, उससे कम हाइड्रोजन का, और उससे कम किसका, वांडरवाल वालों का, ऐसे मैंने लिखा है, वो इस वजह से लिखा है बेटा, ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्टेट देखनी है कि कौन सी अवस्था में है, सॉलिड लिक्विड गैस कौन सी में है, तो हमेशा क्या करते हैं, तेरा तेरे साथ कैसा बॉन्ड, ये देखते हैं। तो यहां से ध्यान से देखिए, इनका इनके साथ हमेशा सारे बॉन्ड कैसे कोवेलेंट और वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ओके। जितने भी आपके वो क्या कहते हैं, ज्ञात पदार्थ, ज्ञात पदार्थ हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा इसी का होता है, हीरे का होता है सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, ओके।
या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं नॉन सब्सटेंस। नॉन सब्सटेंस होते हैं, जितने भी ज्ञात पदार्थ होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा किसका होता है? थ्री का होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तेरे साथ देखेंगे तो कैसे बॉन्ड है? बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं हाइब्रिडेशन क्या देखा, 4 बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 का बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड लेंथ देखते हैं, sp3 वाला कार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कितनी आती है? 1.54। अब बताइए सी डबल बॉन्ड सी होता है तो कितनी आती है? 1.34। और सी ट्रिपल बॉन्ड सी की 20। सही बात है ना? सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है तो बेटा आपको लिखा है कि 1.20 एंगस्ट्रम ऐसे होती है। यदि बीच का केस आ गया, मतलब सिग्मा बॉन्ड भी है और थोड़ा बहुत क्या है? पाई भी है, तो इन बीच की हो जाएगी, वो होती है लगभग 1.41 के आसपास, इसके आसपास होती है, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये तो आपको पहले से मालूम है, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि 1.54, आपको ये बात याद रहेगी, ठीक है। चलो भाई यहां से अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिए ग्रेफाइट कैसी होती है, ठीक है। एक कार्बन अदर 3 कार्बन से जुड़ रहता है और 60 फलकीय संरचना का निर्माण करते हुए एक परत संरचना बनाता है, ठीक है। और एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहता है? 3 अदर कार्बन से, ठीक है भाई, ऐसे होता है। ऐसे बनती चली जाएगी, ऐसे भी बनाएगा, ऐसे आगे बनाता चला जाएगा, ये भी आगे बनाएगा ऐसे, है ना। समझ गए इस बात को? इस हिसाब से एक 60 फलकीय संरचना का निर्माण होता चला जाएगा। कर लोगे भाई इसे, ठीक है ना, तो ऐसे 60 फलकीय संरचना का निर्माण होगा। चलो जी चीजों को देखते हैं और करते हैं, ठीक है ना, कि कैसे होगी कैसे नहीं होगी। क्या इसमें कंफ्यूजन हो रहा है आपको? सुंदर नहीं लग रही? ये हटा दो इसको, अब इतना आपको सुंदर लगेगा, ठीक है ना, ओके। चलो जी इसके अंदर अब अपने बाकी बातें देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर ये भी तो जाइंट मॉलिक्यूल है, बहुत सारे ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। तो इसके मतलब कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 में से कितने काम में आ गए? 3 काम में आ गए। एक क्या पड़ा है आपके हिसाब से? ऐसे ही पड़ा है। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? नाम धीरज। धीरज ने बोला कि ये फ्री पड़ा है। अकॉर्डिंग टू धीरज ये क्या पड़ा है? फ्री पड़ा है। धीरज ये भी बोल रहा है इसका भी क्या रहेगा? फ्री। इसका भी क्या रहेगा? 3 तो बॉन्ड बना लेंगे, एक क्या रहेगा? फ्री। और 3 बॉन्ड बना लेंगे, एक क्या रहेगा? फ्री। 3 बॉन्ड बना लेंगे, इसके 3 बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3 तो बॉन्ड बना लेंगे, एक क्या रहेगा? फ्री। ऐसा बात बोल रहा है धीरज, बोल रहा है ऐसी बातें। मैं नहीं बोल रहा, मैं तो धीरज के शब्द यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने आपको एमओटी के अंदर बताया था कि कभी भी 2 न्यूक्लियस आ जाए, जैसे हाथ मिलाते हैं, ठीक है ना, ओके। तो मेरा, मैं एक न्यूक्लियस हूं और ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, उधर एक और बंदा खड़ा होगा, वो उसको न्यूक्लियस मान लीजिए, उसकी धड़ को, और उसके जो हाथ है उसको इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। जब हाथ मिलाएंगे 2 न्यूक्लियस के बीच में कभी भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो वहां क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है? एक बॉन्ड बनता है। ये 2 न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। चलो इनको देखिए, ये 2 न्यूक्लियस है, ये 2 कार्बन है, कोई 2 एटम है, उनके न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वहां पे क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। ये पहले सिग्मा बना हुआ है तो ये कौन सा बनेगा? पाई। लेकिन इन दो के बीच में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से भी क्या बनेगा? पाई। यहां से भी क्या बनेगा? पाई। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर भी बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बना रहा है, इधर भी बना रहा है। ये वाला इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा। ये भी 3 बना रहा है, ये भी इधर से 3, 3 साइड से बॉन्ड बना रहा है, और ये भी 3 साइड से। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। इधर से पूरा पाई बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये पाई बॉन्ड कितनी जगह फैल रहा है? 3 जगह। तो एक के हिस्से में कितना आया? 1/3। सिंपल है ना। 1/3 पूरा होता तो पूरा डंडा लगा देता, लेकिन 1/3 क्या है? आधा अधूरा। तो आधे अधूरे को कैसे दिखाऊंगा? डॉट से। कैसे दिखाऊंगा? डॉट से दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि मैं दिखाऊंगा, तो यहां से ध्यान से देखिए इस बात को, इस हिसाब से दिखाऊंगा। तो बताओ क्या ये फ्री रहा? क्या नहीं रहा? फ्री तो वो होता है जो पड़ा रहता है अकेले, ठीक है, वो फ्री रहता है, सही ना।
ओके, ये फ्री नहीं है, ये तो क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और पाई बॉन्ड भी कैसे, रेजोनेंस करते हुए, कैसे, अन्नाद करते हुए बना रहे हैं। देखिए यदि अन्नाद होता है रेजोनेंस को क्या बोलते हैं आप, विस्तारणीकृत। क्यों विस्तारणीकृत क्यों बोलते हैं पाई वालों को, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं तो उसकी वजह से विस्तारणीकृत क्यों बोला, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम सब क्या है, विस्तारणीकृत। कोटा वालों को छोड़ते हैं तो हम सब क्या है, विस्तारणीकृत है। और कोटा वाले क्या है, स्थानीयकृत। कोटा वाले लोकलाइज जो है, जबकि बाहर वाले जितने भी वो सारे सारे कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड हैं। इसलिए बोलते हैं रेजोनेंस को डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। रेजोनेंस को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको विस्तारणीकृत। मतलब दूसरे स्थान से आए हुए, घूमते रहते हैं घुमक्कड़ की तरह, ठीक है ना। देसी भाषा में बोलते हैं तो इसको रेजोनेंस को घुमक्कड़ बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो क्या हो गया, विस्तारणीकृत। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, विस्तारणीकृत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, विस्तारणीकृत हो रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्या एक स्ट्रक्चर में घूम रहे हैं या पूरी लेयर में, पूरी परत के अंदर घूम रहे हैं, पूरी परत में घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में कौन सी आ जाती है, धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में क्या बहती है, ये बात सही है फिजिक्स से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहती है, इसलिए ये पूरी लेयर के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन विस्तार नहीं करता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाती है, धारा आ जाती है। जबकि आपने अभी तक क्या पढ़ा था कि ग्रेफाइट के अंदर जो धारा आती है या जो कंडक्टिविटी आती है, चालकता आती है, विद्युत का चालक होता है ग्रेफाइट, किस वजह से बताते हो इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। वो बात सरासर गलत होती है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, बिल्कुल गलत बात होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन कभी बोलना, आज के बाद क्या बोलोगे, किसकी वजह से धारा आती है, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, पाई इलेक्ट्रॉन के विस्तारीकरण से क्या बहती है, धारा बहती है। किसमें, ग्रेफाइट में, याद रहेगा। ओके, ये बात अच्छे से कर लेना बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन मत बोल देना, गलत बात है वो बोलने वाले, ठीक है। यदि मान लीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो वो कैसा होता है, अनुचुंबकीय, कैसा होता है, अनुचुंबकीय। तो बताओ ग्रेफाइट आपको क्या लगता है, अनुचुंबकीय होता है या प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्या, सारे सारे क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बनाने में बिजी है, कोई फ्री नहीं है, सबके सब बॉन्ड बनाने में बिजी है। धीरज ने बोला सही था, क्योंकि धीरज ने ये पढ़ रखा था पहले से कि फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये 10th क्लास तक आता है, 12th क्लास की एनसीईआरटी में आपको ये नहीं मिलेगा। 11 12th की क्लास की जब एनसीईआरटी करोगे तब आपको ये नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, फ्री नहीं है, ये मिलेगा कैसे होते हैं, मोबिलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब घूमते हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, विस्तानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आती है, धारा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, अनपेड बचा ही नहीं, तो अनुचुंबकीय भी नहीं होगा, तो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय, मतलब क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सही है ना। ओके, इस हिसाब से ये डायमैग्नेटिक होता है और प्रतिचुंबकीय होता है, और इसमें एक धारा बहती है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइजेशन। लेकिन मुझे यहाँ पे बताइए, डायमंड के अंदर क्या कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन फ्री वाला, घूमने वाला कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, कोई घूमने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक, सही है। ओके, अब दूसरी बात सुनिएगा, ठीक है। तो दूसरी बात देखना इस बात को कि मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैं अक्सर ऐसा होता है, मैं जैसे बताता हूं कि जैसे कहीं जाता हूं, रिश्तेदारी में जाता हूं, तो उससे मैं किताब मंगा लेता हूं बच्चे से, और उसके साथ हंसी मजाक करता हूं, परेशान नहीं करता हूं उनको। मैं बोलता हूं कि हाँ, वैसे लोग मानते हैं किताब से परेशान होते हैं, किताब से परेशान नहीं होते, किताब से कई बार खुश भी होते हैं, ठीक है। किताब अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तू एक जाकर के वायर लेके आ, और जो तेरी मम्मी पापा जो कैंडल लाइट डिनर करते हैं वो जा किंडल कैंडल लेके आ, ठीक है ना। ओके, वो एक कैंडल लेके आता है, और एक लोहे का एक ऐसा छोटा सा वायर लेके आता है, ढूंढ ढांड के लेके आता है, और मैं वो बोलता हूँ माचिस की लेके आ, ठीक है। और फिर मैं बोलता हूँ कि तू इस वायर को पकड़ के रख ले, ऐसे वायर को, ठीक है, वायर को पकड़ के रख ले। और और थोड़ा सा मोम मैं एक वायर के किनारे पे लगा देता हूँ, और एक साइड से मोमबत्ती जला देता हूँ, और मैं बोलता हूँ ऐसे पकड़ रख के। देर बार बोलता है कि मेरा हाथ गर्म हो रहा है, ठीक है, मैं छोड़ दूं क्या। मैं कि ये तो मुझे भी मालूम था, लेकिन तू ये पहले ये बता कि हाथ गर्म क्यों हो रहा है। तो बोल रहा है आपको इधर से आपने इसको गर्म किया है, ठीक है। मैंने कहा तो मैंने तो उस सिरे को गर्म किया है, तो इधर हाथ गर्म क्यों हो रहा है। तो बोल रहा है मुझे नहीं पता। तो मैं उसको बोलता हूँ, यदि तू इसको ऐसे इधर से गर्म कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ के ये जो वायर बना हुआ है, ये परमाणुओं से बना हुआ है, वो सारी बातें बताता हूँ उसको। फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन चूं चूं करता है, वाइब्रेट करता है। क्या करता है,
वाइब्रेट करता है, एक एटम के चारों ओर उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ये वाइब्रेशन यदि कोई इधर से वाइब्रेट कर रहा है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करेगा, उसका पड़ोसी भी क्या करेगा, फिर वाइब्रेट करेगा, फिर वो अपने वाइब्रेशन होगा इधर वाले में भेजेगा। ऐसे करके मैं कहता हूं कि वाइब्रेशन के थ्रू क्या होता है, जो ये ताप है, ताप का क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। ताप का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इस वाइब्रेशन से ट्रांसफर होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये ताप यहाँ तेरे हाथ तक पहुंच चुका है, मैंने कहा अब इसको छोड़ दे, अब इसको कपड़े से पकड़ ले, ठीक है ना, वैसे पकड़ लेता है, ठीक है ना, ओके। तो ऐसे ताप का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ताप का वाइब्रेशन के थ्रू क्या हो जाता है, ट्रांसफर। और फिर मैं कई बार देखते हैं कि मोम भी क्या होता है, इधर से पिघल करके नीचे गिर जाता है। तो मैं ऐसे बता देता हूँ, और ये बातें आपके एनसीईआरटी में लिखी होती थी, छोटे छोटे प्रैक्टिकल होते थे एनसीईआरटी के अंदर, होते थे ना, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ठीक है ना, वो होते थे। मैं भी वही बातें कराता हूँ, मैंने कहता हूँ कि अच्छा ऐसा है ना, फिर उसको ये सारी बातें बताता हूँ कि डायमंड भी ऐसे ही करता है, और मैं कहता हूँ कि ये नीट के अंदर होता है ऐसा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर बताता हूँ। तो आपने क्या देखा कि ताप का जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन वगैरह से होता है, सही है ना, ये आपने सुना। तो देखिए कि यदि मैं इसको मैं गर्म करूंगा, क्या इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन नहीं है? यदि इसकी चारों ओर इलेक्ट्रॉन है तो ये वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेशन अपना किसको देंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देंगे, ठीक है। तो ये भी गर्म होगा, ये गर्म होगा, तो ये किसको देगा, इसको गर्म करेगा, ये इसको, ये इसको। मतलब ताप का यहाँ पे क्या हो रहा है, चालन। तो ये थर्मल के हिसाब से क्या हो गया, कंडक्टर। तो ताप के हिसाब से क्या हो गया, कंडक्टर। देखो इसके थ्रू मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, ये बच्चों की कहानी वाली से ये सिखाना चाहता हूँ, चीजें देखते कैसे हैं। आपने इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन से देखी भाई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे तो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। हीरे में नहीं आ रही, जो कि ग्रेफाइट में आ रही है, ठीक है। ताप की चालकता देखनी है तो वो तो ताप के हिसाब से देखेंगे ना, गर्म करके देख लीजिए, ठीक है। गर्म करके देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होंगे, गर्म वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन से इसमें चालकता आएगी, सही है। अब देखते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर आएगी क्या। इसको मैंने गर्म किया तो क्या ये वाला गर्म होगा, इसको मैंने गर्म किया तो ये वाला गर्म होगा क्या, बताइए भाई, सोच के बताइए, जो भी आपके आंसर आ रहा है बताइए। आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा तो ना, सही बात है ना, ठीक है। या समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना, ओके। इसको गर्म करोगे तो बताइए ये वाला गर्म होगा क्या, बताओ, क्यों नहीं होगा, है, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा कुछ है ही नहीं, सब बॉन्ड बना रहे हैं। इसको गर्म किया तो ये गर्म होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि इसको गर्म करोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेट करेगा तो इधर वाला भी वाइब्रेट, तो वाइब्रेशन के थ्रू ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन इस लेयर को करोगे तो क्या ये लेयर गर्म होगी, क्योंकि इसके बीच में कैसे बॉन्ड है, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, वांडरवाल। सबसे वीक बॉन्ड आईडी टाइप के, ठीक है। तो कोई कुछ नहीं हो तो आईडी तो पक्का होगा ही होगा, तो कौन सा बॉन्ड हो गया यहाँ पे, वांडरवाल बॉन्ड हो गया। तो कुल मिलाकर इसके बीच में क्या आ चुका है, गैप आ चुका है। तो एक लेयर को गर्म करोगे तो इस लेयर में तो कनेक्टिविटी आ जाएगी, बट दूसरी लेयर में नहीं आएगी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी तो है यहाँ पे, लेकिन डायमंड जितनी नहीं है। ये वैसा ही होता है जैसे क्या होता है कि सर्दी आ चुकी है अभी, तो सर्दी में क्या करते हैं कि अपने दो कंबल ओढ़ लेते हैं, ज्यादा सर्दी लगती है तो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि दो ऊपर वाली हवा आएगी, कंबल के टकराएगी, एक कंबल और दूसरे कंबल के बीच में हवा होती है। हवा किसकी चालक नहीं होती है, आपकी चालक नहीं होती है हवा, सबको मालूम होगा ये बात, हवा ताप की चालक है, नहीं होती है, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये हवा है बीच के अंदर, ये ताप की चालक नहीं होगी, इधर वाले ताप को ट्रांसफर इधर ट्रांसफर है नहीं करेगी, ये बात सही है ना, सुन के बेटा। तो वैक्यूम होता है ना, प्योर वैक्यूम होता है, वो ताप का ट्रांसफर है नहीं करता है, ठीक है ना। अब तो ये वाली होती है तो हमारे यहाँ पे क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो खूब सारे पार्टिकल है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, जो वो शंकु सा बनता है, आप वहां पे देखते हो, ठीक है ना, तो उसके थ्रू आ जाती है वो, ठीक है ना, ओके। अदरवाइज पूरा वैक्यूम बना दे तो वहां पे ट्रांसफर है नहीं होता, ये बात समझ गए, ठीक है ना, ओके। थर्माकोल वगैरह होता है उसमें वैक्यूम ही तो बनाते हैं बेटा, और क्या करते हैं, ठीक है ना, ये ओके। तो यहाँ से वैक्यूम बना होता है, उसकी वजह से यहाँ से ट्रांसफर नहीं होती। तो बताओ ज्यादा ताप की चालक तो दोनों ही होगी, डायमंड भी होगा, ग्रेफाइट भी होगा, लेकिन ज्यादा कौन है, डायमंड है। देखो आपको टेक्सचर आती है तो अपने आप आ रहा है ना, कुछ आपको शब्द आते हैं, आपको रटना नहीं पड़ रहा है, कुछ चीजें लॉजिकल चीजें आती है आपको कि ताप कैसे देते हैं वो बात आपको मालूम है,
और आपको ये बात मालूम है, स्ट्रक्चर मालूम है, तो आपको अपने आप हो रहा है कि कौन ताप का चालक है, कौन ताप का चालक नहीं है। ये बात सीख गए, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट बात सीखते हैं बेटा, ध्यान से ध्यान दे, ये सारी बातें तो आ गई ना आपको, ठीक है। जाइंट मॉलिक्यूल है, ये भी ऐसे हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, या तो डायमंड का पूछेंगे, या ग्रेफाइट का पूछेंगे, या फ्लोरीन का पूछेंगे। आपसे ये भी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है इसे, क्या हाइब्रिडेशन क्या है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है ना। ये हो गया। बॉन्ड एंगल कितना आएगा बेटा, 120 का, ठीक है ना, ओके। और बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा आपसे, तो कितनी आएगी, न तो पूरा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ओके, और न पूरा पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक सिंगल और थोड़ा बहुत पाई है, ठीक है, ओके। तो यहां से ध्यान से देखना, एक सिंगल थोड़ा बहुत पाई होने की वजह से बीच का केस हो गया, तो कितनी आ गई 1.41। यदि एक सिंगल और एक प्योर डबल बॉन्ड होता तो आती सिंगल की 1.54 और इसकी आती 1.34, बीच का तो कितनी आ गई 1.41, ये भी हो गया। चलो इसके अंदर क्या है, बीच में गैप है, गैप है तो डेंसिटी क्या होगी, कम, और डायमंड क्या हो जाएगी, ज्यादा, इसलिए डायमंड क्या थी, ज्यादा। को दिखे बेटा, ओके। और मेल्टिंग पॉइंट इसका भी ज्यादा ही होगा, हाँ, डायमंड से ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा तो डायमंड का होता है। इसमें भी कोलेंट सॉलिड बनेंगे तो कोलेंट का तो आयनिक से भी अच्छा होता है, इसलिए इसका भी अच्छा मेल्टिंग पॉइंट रहता है। अब आती है कार्बन कार्बन की स्ट्रेंथ आती है, कार्बन कार्बन की स्ट्रेंथ, तो कार्बन, ये कार्बन है और ये कार्बन है, देखो इसकी स्ट्रेंथ पूछ रहा है आपसे, इसका मीनिंग आपको हमेशा देखना पड़ेगा, कार्बन कार्बन स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है, इसकी और इसकी पूछ रहा है, और किसी पूछ रहा है डायमंड के साथ इसकी और इसकी पूछ रहा है। बताइए यहाँ पे कितना बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना, एक। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, किसके बीच, दो तत्वों के बीच, दो एटम के बंधों की संख्या, बॉन्ड ऑर्डर वही तो होता है, कभी रटना नहीं है, ट्रम की तरह नहीं रटना। तो इनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, एक, जबकि ग्रेफाइट में एक है या एक से ज्यादा, एक तो पूरा पूरा, और ये पाई कितना बना था 1/3, 0.3, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा, 1 + 0.33, तो कितना हो जाएगा 1.33, सही है। और इसका कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जाता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी जाता है, समझ रहे हो ना बेटा। और यदि तुक्के से आंसर दोगे ना, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, इसके बीच में तो गैप होता है, गैप होता है, तो शायद इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, समझ रहे हो, ऐसे आंसर आएंगे। अरे भाई साहब, जब तुमसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ गई है तो तुम बॉन्ड के ऊपर जाना, बॉन्ड के ऊपर देख तू, तुझे इनके बीच का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ऐसे देखनी पड़ती है बेटा, ठीक है ना। ये हो गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, ज्यादा होती है। बॉन्ड का देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर से देख लीजिए किसमें अच्छा बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। फिर इसकी छोटी छोटी बातें हैं वो पढ़ लेते हैं, कैसा होता है बताइए। हीरा कैसा होता है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइब्रिडेशन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। कैसा हाइब्रिडेशन बेटा, sp3 हाइब्रिडेशन है, कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है, और प्रत्येक कार्बन अदर 4 कार्बन से चतुष्फलक के ज्यामिति में जुड़ रहता है। ये बात तो सबको मालूम है, ये तो बातें बता दी, ये बातें सारी बातें यहाँ पे हो चुकी है बेटा, ठीक है ना। ये हो गया 3D में क्रिस्टलीय संरचना, तो प्रबल सिग्मा बंध के कारण सभी ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर होता है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होता है हीरा, ठीक है ना, सभी ज्ञात पदार्थों में, ओके। सिग्मा बंध के कारण बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले कभी किसी के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे मिट्टी ने रिएक्शन की थी क्या, नहीं की थी, बस 2 के साथ की थी, वो 2 कौन थे, NaOH और HF। HF को क्या बोला था, ग्लास, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं बेटा, जिसे मैं बता रहा हूँ, चीजों को वैसे कर लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। ये हो गया, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण ये जरूरी नहीं होता कि भाई मिट्टी के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ गए तो सिर्फ मिट्टी रिएक्शन नहीं करेगी, बाकी और भी जिनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आएंगे वो भी रिएक्शन नहीं करेंगे, इसलिए क्या रहता है, अक्रिय रहता है। और नॉर्मली ऐसा देखा गया बेटा कि जो अक्रिय होते हैं, जो एकदम अच्छे बॉन्ड बना लेते हैं, वो नॉर्मली पीपीटी टाइप बना लेते हैं, लेकिन पीपीटी टाइप बना लेते हैं जो पानी में घुलती नहीं, उनको बोलते हैं पीपीटी। जो चीज नहीं घुलती, जो रिएक्शन नहीं करती, तो वो अच्छे एसिड होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेती है, क्योंकि एसिड की संक्षारण प्रकृति होती है, कैसी होती है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जैसे SiO2 था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, इसलिए वो अच्छे से एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। वैसे ही हीरा भी HNO3 के साथ भी रिएक्शन है नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि HNO3 वाला, इसलिए मैंने डायरेक्ट HNO3 बोल दिया, वरना तो आप ये समझ लीजिए हीरा किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कम से कम SiO2 HF और NaOH के साथ कर तो लेती है, ये तो किसी के साथ रिएक्शन है नहीं करता। क्या मिट्टी पानी में घुलती है, SiO2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नहीं घुलते, नीचे बैठ जाती है, वैसे ये भी नहीं करता। हीरा भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, और पानी में किसी भी विलायक में घुलता नहीं है।
ये तो वैसे ही कोलेंट बॉन्ड वाले हैं, तो पानी में तो वैसे ही नहीं घुलने चाहिए, कार्बनिक में घुलने चाहिए थे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत लंबे चौड़े बॉन्ड है, इसलिए उसमें भी नहीं घुलते, कार्बनिक विलायकों में भी नहीं घुलते किसी भी मतलब कुल मिलाकर के इन दो लाइन का मतलब क्या हो गया, न तो किसी में घुलते हैं, न ही किसी के साथ कोई रिएक्शन करता है, कौन, हीरा। ये बात समझ गए, ये हो गया। इसमें गतिशील फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, कोई इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है, यदि मूवेबल घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। बट हीरा ग्रेफाइट की तुलना में, ग्रेफाइट भी और हीरा दोनों ही क्या होते हैं, ताप के चालक होते हैं, लेकिन ज्यादा कौन होता है, हीरा। वजह क्या होती है, इलेक्ट्रिक क्लाउड क्या करता है, सराउंडिंग क्या करता है, वाइब्रेट करता है, क्या करता है, सही बात है, तो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, सही है, ओके। तो वाइब्रेट करने की वजह से क्या होता है, ये ताप का चालक होता है। ये अपघर्षक अब्रेसिव के रूप में यूज होता है, कांच को काटने में यूज होता है ना, कठोर चीजें होती है उनसे रगड़ते हैं, जैसे अपने छोटे बच्चे होते थे, माँ ऐसे गुद्दी पकड़ लेती थी और बोलती थी कि आज तुम्हारा मैल उतारती हूँ, मैल ज्यादा चढ़ गया, मेरा राजा बेटला बहुत खेलता है, खेलते हैं तो मैल चढ़ जाता है, बाहर खेलते हैं तो ठीक है, कोहनी काली पड़ जाती है, ऐसी पड़ जाती है, तो ऐसे रगड़ रगड़ के उसको बोलते हैं कि तेरे को गोरा बना देती हूँ, ऐसा करते हैं ना, एकदम लाल लाल हो जाता है, उसको मालूम है, ठीक है ना, ओके। तो वो किससे रगड़ते थे, हार्ड चीजों से रगड़ते थे। हीरा भी कैसा होता है, हार्ड, भाटा होता है ना, सही बात है, भाटे से ऐसे रगड़ते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखना, अब आज जाके पता चला है कि कठोर चीजें होती है वो हमेशा किसका काम करती है, अब्रेसिव अपघर्षक का काम करती है। आप कभी छोटा बच्चा ऐसे दिखाई दे तो उसको बोलना तेरी मम्मी हीरे की तरह अपघर्षक का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना, भाटे से, ठीक है ना, ओके, समझ गए इस बात को, ओके। ऐसे हीरा काम करता है। अब हीरे की खास बात देखिए, ओके, हीरे को जब चेक किया जाता है कि प्योर है इम्प्योर है वगैरह है, वो लाइट डाल के किया जाता है, क्या, किसे, लाइट डाल के पता किया जाता है। हीरा काफी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है, इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होता है इसका, ठीक है ना, काफी महंगी चीज है, ओके। इसलिए लाइट और हीरे, हीरे से वैसे ही क्या पैदा होती है, चमक पैदा होती है, ठीक है, तो चमक पैदा होती है, तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या, सॉरी, ऑप्टिकल ऑप्टिकल फिजिक्स आ जाएगी। आपको पढ़ाते हैं ऑप्टिकल फिजिक्स पढ़ाते हैं, साइन आई अपन साइन आर, सनेल का नियम, और वो एफ वर्ड आते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं, ठीक है ना, ओके। तो उनमें क्या आता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आता है, जिसको अपवर्तक सूचकांक बोलते हैं। वो क्या होता है, सभी दिशा में क्या होता है, समान होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, प्रकाश से क्या होता है, समदेशिक, ऑप्टिकली आइसोट्रोपी होता है। बट सभी दिशाओं में जो इसकी कठोरता होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। इसलिए यांत्रिकी शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के मामले में क्या होता है, एन आइसोट्रोपी होता है, ये आप याद रखना पड़ेगा। चमक के मामले में सारी दिशाओं में चमक समान होती है हीरे की, ठीक है। इस वजह से ऑप्टिकल हिसाब से क्या होता है, ये समदेशिक, और जबकि यांत्रिकी शक्ति के मामले क्या होता है, विषमदेशिक, क्योंकि कठोरता सब दिशाओं में क्या होती है, अलग अलग। ये बात समझ में आई, ठीक है, ओके। इस बात को देखिए, डेंगलिंग बॉन्ड क्या होते हैं, झूलते हुए बंद, इनका क्या मीनिंग है, ठीक है। देखिए कि एक पानी का, ये पानी है, ये एक पानी है, ये पानी है, इस पानी में बीच में कोई पानी का मॉलिक्यूल है, तो उसके ऊपर भी पानी है, नीचे पानी है, लेकिन इसका जो लास्ट सरफेस पड़ी है, यहाँ पे एक पानी है, क्या उसके ऊपर कोई पानी है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, बीच का कोई कार्बन है, ये कार्बन है, उसकी तो चारों वैलेंसी पूरी हो रही है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला कार्बन हो गया, इसकी मान लीजिए तीन, नीचे की तीन वैलेंसी तो पूरी हो रही है, लेकिन क्या ऊपर वाली पूरी हो पाएगी, यदि ये लास्ट मान लो, इसको मैं लास्ट मान लो, तो ऊपर तो कोई भी नहीं होगा। तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर आप टोटल कार्बन वगैरह गिन नहीं सकते, टोटल कार्बन वगैरह नहीं गिन सकते, तो उनकी नीचे की तो पूरी होती है, लेकिन ऊपर वाली पूरी नहीं होती है। तो ऊपर वाला इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री पड़ा रहेगा, क्या पड़ा रहेगा, फ्री पड़ा रहेगा। तो फ्री पड़ा रहेगा, तो वो, ये तो रिएक्टिव होते हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या रहते हैं, रिएक्टिव रहते हैं। तो फिर किसके साथ रिएक्शन करेंगे, जो भी बाहर कोई चीज पड़ी रहेगी। अब बाहर चीज कौन होती है, धूल मिट्टी के कण होते हैं, इंप्योरिटी होती है, तो इंप्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, किस साथ बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, हल्के फुल्के, हल्के फुल्के, क्योंकि वो तो कोई सेम होता है, सेम के साथ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसलिए वो झूलते हुए बंद बनाएंगे, मतलब बिल्कुल कमजोर, फूंक मार देंगे तो भी उड़ जाएंगे, ऐसे होता है। धूल मिट्टी होती है, फूंक मारते क्या हो जाती है, उड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ रहते हैं। ऐसे लास्ट वाली, कभी भी ऐसी कोई एटम हो जिनके अंदर बहुत बड़ी संरचना बन रही हो, ऐसा कोई भी पदार्थ हो जिसके अंदर बहुत बड़ी संरचना बन रही हो, हीरा जैसा हो, ग्रेफाइट जैसा हो, जिनके अंदर आप टोटल कार्बन गिन नहीं सकते, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं, जाइंट वाले होते हैं, जितने भी जाइंट वाले नेटवर्क वाले होते हैं,
इनके अंदर आप क्या देखोगे सर, लास्ट वाले सरफेस वाले जो होंगे उनकी वैलेंसी पूरी नहीं होती, ऊपर वालों की ऊपर वाली वैलेंसी फ्री रहती है। फ्री रहती है तो इसलिए क्या हो जाते हैं, क्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो किसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं, क्रियाशील है तो इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इसे बोलते हैं डेंगलिंग बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ऐसा अक्सर होता है कोई कपल सही नहीं बना होता, ठीक है, तो मैं कह देता हूं, जैसे मैं ही क्या कहता हूं, पूरी दुनिया कहती है, ठीक है, जैसे वो एक सचिन था तो उसकी पड़ोसन ने उसको क्या बोला था, लप्पू सा तो सचिन है, आता है इसको कुछ है नहीं, ठीक है, ओके, सीमा को बोली तूने इसके साथ क्यों शादी कर ली, ऐसा बोला ना उसने, मैंने नहीं बोला, उसने बोला। यदि मेरी वाली आत्मा उसमें घुस जाती तो वो ऐसा नहीं बोलती, वो बोलती इसमें तो कुछ है तो है नहीं, इम्प्योरिटी टाइप का है। सीमा तूने कैसा बॉन्ड बना लिया, तूने तो डेंगलिंग जैसा बॉन्ड बना लिया, तूने तो डेंगलिंग जैसा बॉन्ड बना लिया। वैसे इंसान के तौर पे ऐसी बातें नहीं कर रहे सही, ठीक है ना, लेकिन अपने ऐसी मजाक में कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो क्या हो गया, इसने तो कैसा बॉन्ड बना लिया, डेंगलिंग जैसा। तो क्या होते हैं जो लास्ट वाले होते हैं जिनमें गिन नहीं सकते, वो इम्प्योरिटी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, उसे बोलते हैं बेटा डेंगलिंग बॉन्ड। ऐसा किस में होगा, उन सभी में होगा जिनमें नेटवर्क स्ट्रक्चर होगी, जिनमें टोटल कार्बन गिने नहीं सकते, समझ गए, ओके। जो फुलरीन होता है, C60 फुलरीन होता है, उसका मतलब होता है उसमें 60 कार्बन है, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं तो सारी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, तो वो इम्प्योरिटी साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो सबसे प्योर कौन होता है, फुलरीन। जो इम्प्योरिटी साथ बॉन्ड बनाएंगे वो तो क्या होगा, इम्प्योर, इसलिए डायमंड और ग्रेफाइट क्या माने जाते हैं, इम्प्योर। देखो कितना अलग क्वेश्चन आ गया, प्योरिटी पूछिए तो मतलब डेंगलिंग बॉन्ड पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, कुछ अलग बात सोचोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, या फिर रटना पड़ेगा कि फुलरीन कैसा होता है, ये बात सही, ओके, ये बात समझ गए बेटा। अब अपने ग्रेफाइट के ऊपर आकर के कुछ इसकी बातें पढ़ लेते हैं। ये देखिए, इसमें प्रत्येक कार्बन अदर 3 कार्बन से जुड़े रहता है और कैसी संरचना बनाता है, षटकोणीय पर संरचना बनाता है, और प्रत्येक पर संरचना क्या कहलाती है, ग्राफीन कहलाती है। तो ये क्या होती है, ग्राफीन होती है। मुझे बताइए ये क्या है, वाई है, और ये क्या है, एक्स है। तो बताइए कौन बड़ी है, वाई बड़ी होगी से एक्स से, क्योंकि तो वांडरवाल बॉन्ड है, सही है, वांडरवाल बॉन्ड है, इसलिए एक पर दूसरी परत पे क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी, फिसल जाएगी, इसलिए इसका किसका काम करते हैं, लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं, इसलिए इसका काम किस तरह करते हैं, लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। ग्रेफाइट में 2 परतों के मध्य कैसे फोर्स होते हैं बेटा, वांडरवाल, जिससे ये क्या होता है, मुलायम होता है, इसलिए इसे उच्च तापमान पर ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। ग्रीस होता है वो कैसा होता है, गीला गीला, ठीक है, तो वो तो ड्राई नहीं होता, ओके, तो इसका शुष्क स्नेह के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है, कब, जब जहां पे ऑयल यूज नहीं हो सकता। देखो मशीनें चलती हैं तो उनमें घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो इसलिए टूट फूट होती है। ऑयल यूज करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा, जैसे थर्मल पावर प्लांट वगैरह, यहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा, घर्षण से और ज्यादा, तो ऑयल तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, या फिर क्या आग लग जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, वो पिघल करके नीचे गिर जाएगा, या फिर जितने भी तेल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन तो है, ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो उड़ जाएंगे, सही है, ओके, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड कैसे है, वांडरवाल, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट पर आते ही क्या हो जाएंगे, वो तो उड़ जाएंगे, तो फिर तो मशीन और टूट फूट हो जाएगी। देखो किस लिए यूज कर रहे हैं लुब्रिकेंट का, वो तो इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि मशीनें में टूट फूट नहीं हो, ठीक है। अब देखिए यहां से कितना अच्छा समझ में आ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, जाइंट वालों का, नेटवर्क वालों का, और ग्रेफाइट कैसी नेटवर्क वाली, और ऊपर से क्या है, मुलायम है, क्योंकि इनके बीच में कैसे वांडर वाला बॉन्ड है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका क्या हो गया, इसलिए इनका ये किस में यूज करते हैं, लुब्रिकेंट में यूज करते हैं, जहां पे टेम्परेचर बहुत है, ज्यादा होता है, जहां पे ऑयल यूज नहीं कर सकते, वहां पे किसका यूज करते हैं बेटा, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। विद्युत की चालकता, मुझे बताइए इधर विद्युत की चालकता आ रही है क्या, लंब दिशा में आती है, क्योंकि लंब दिशा में कोई चालकता नहीं आती है, तो इधर से इधर घूम रहे हैं, ठीक है, और इसमें भी इधर से इधर आती है, लंब दिशा में नहीं आती, लंब दिशा में कितनी, 0, और इधर मान लो 5 आ रही है। अब आपने टेम्परेचर दिया, क्या इधर वाले डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे, तो इधर वाली चालकता 5 से 4.99 होगी, और इधर ऐसे भी वाइब्रेट होंगे, फिर टेम्परेचर दोगे तो थोड़ी बहुत इधर भी आ गई, कितनी आ गई, 0.001 आ गई, लेकिन आई ना, पहले 0 थी, अब क्या होगी, बढ़ गई, अब क्या होगी, बढ़ जाती है, किधर, लंब दिशा में, जबकि हॉरिजॉन्टल दिशा में क्या होगी, घट गई। मैं ये नहीं बोल रहा कि ज्यादा होगी लंबवत में, मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि बढ़ जाती है, 0 से तो थोड़ा बहुत भी कुछ हो गया तो बढ़ गई, और इधर इधर क्या आ जाती है, कम हो जाती है, इसलिए क्या बोला है,
तापमान बढ़ाने पर परत के लंबवत अक्ष के सापेक्ष चालकता क्या होती है? बढ़ती है। तब परत के समांतर अक्ष के सापेक्ष क्या हो जाती है? घटती है। समांतर अक्ष के सापेक्ष क्या होती है? घट जाती है। ये विद्युत चालकता के सापेक्ष विषम देशिक होता है। क्यों? क्योंकि इधर तो होती है और इधर नहीं होती, तो अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया? विषम देशिक। और समान होती तो समदेशिक। हीरा किस मामले में समदेशिक था? म्यू के सापेक्ष, ऑप्टिकली सापेक्ष। और यांत्रिक के सापेक्ष क्या था? विषम देशिक। ये किसके सापेक्ष विषम देशिक है? विद्युत चालकता के सापेक्ष। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इधर तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और इधर बढ़ जाएगी। हाँ, ज्यादा यही रहेगी। ठीक है ना? ये हो गया। ग्रेफाइट उष्मागतिकीय रूप से हीरे से भी क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। इसका रीजन सुनिए। कि स्थायित्व को कौन बताता है? डेल्टा एच क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं, फॉर्मेशन हो रहा है वो यदि ज्यादा से ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, मतलब नेगेटिव होता है, तो वो किसको बताता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। सही बात है। सवता प्रोसेस को बताता है। कब? डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। उष्मा क्षेपी होता है। तो ठीक है, ये नेगेटिव तो नहीं है लेकिन 0 है, और ये पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव हो गए तो बुरी बात है। इसलिए क्या हो गया ये? इसलिए क्या हो गया भाई यहाँ पे? ये सबसे स्थायी कौन माना जाएगा? जिसका डेल्टा एच कम, सबसे कम। सबसे कम किसका? ग्रेफाइट का। इसलिए ये हीरा, सॉरी, ग्रेफाइट होता है सबसे ज्यादा स्थायी होता है। और फ्लोरीन क्या होती है? सबसे ज्यादा अस्थायी। स्थायी और अस्थायी यहाँ पे अलग चीज है, ध्यान रख लेना ये बात। ठीक है ना? यहाँ पे बहुत अलग अलग टर्म है। जैसे टर्म है वैसे यूज करना पड़ेगा। थर्मल कनेक्टिविटी पूछ रहे हो, तापीय चालकता पूछ रहे हो, तापीय चालकता मतलब गर्म करने के बारे में सोचिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहे हो तो बॉन्ड के ऊपर जाइए। स्थायित्व पूछ रहे हो, तापीय स्थायित्व पूछ रहे हो, तो वो एक अलग कहानी है। उसका मतलब होता है डेल्टा एच क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। कम से कम किसकी? ग्रेफाइट की। तो ये ज्यादा स्थायी है, फ्लोरीन सबसे कम स्थायी है। ठीक है ना? ताप के हिसाब, थर्मल स्टेबिलिटी वो हिसाब से। अब क्या होता है कि डायमंड से जब आप ग्रेफाइट जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव होगी तो क्या बनना चाहिए? अपने आप बनना चाहिए। तो डायमंड से ग्रेफाइट में परिवर्तन क्या होता है? सवता है। क्योंकि क्या हो रही है? नेगेटिव। और नेगेटिव किसको बताता है? सवता को। ठीक है। हाँ, ग्रेफाइट से डायमंड जाओगे तो ऐसा होता है, जो कि डायमंड से ग्रेफाइट जाओगे क्या होता है? सवता है। मतलब डायमंड से ग्रेफाइट अपने आप बन जाना चाहिए। ठीक है, ओके, क्योंकि इसका डेल्टा जी क्या आ रहा है? नेगेटिव। परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाने होते हैं उसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, जिसको दहली ऊर्जा बोलते हैं। ओके, वो आनी चाहिए। कम से कम दहली ऊर्जा में दो ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा और सक्रिय ऊर्जा। एक तो सक्रिय ऊर्जा होनी चाहिए और एक टक्कर सही ढंग से होनी चाहिए। केमिकल एनर्जी में दो सिद्धांत पढ़ोगे आप तो, एक इसको, एक तो दहली ऊर्जा मतलब सक्रिय ऊर्जा वाला सिद्धांत, और एक इसका टक्कर सिद्धांत पढ़ोगे। टक्कर आमने सामने की सबसे बेस्ट मानी जाती है। टक्कर सही होनी चाहिए, और एक कौन सा? ये ऊर्जा सही होनी चाहिए ट्रांजिशन स्टेट की। तो इसकी सक्रिय ऊर्जा पूरी नहीं हो पाती, इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता, जबकि थ्योरेटिकल हिसाब से पॉसिबल होता है। ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है, इससे ये बनाना है तो हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा। इससे ये बनाना है तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसे माने उच्च दाब पे कौन बनता भाई? ग्रेफाइट हीरे में बदल सकता है। ठीक है ना? जो आज की पेंसिल होती है उसको लेड पेंसिल बोलते हैं, और होती किसकी? ग्रेफाइट की, लेकिन उसको क्या बोल देते हैं? लेड पेंसिल। हकीकत में इसमें लेड नहीं होता। पुराने जमाने में इसको लेड पेंसिल नाम फेमस कर दिया। क्यों? लोगों को ऐसा लगता था इसके अंदर लेड है, जबकि उस टाइम इतने संसाधन नहीं थे। लेकिन आज के टाइम संसाधन आ चुके हैं, तो आज पता चल चुका है इसके अंदर लेड नहीं है। समझ गए? इसलिए इसमें कितना होता है? 0% लेड होता है। जैसे एक गांव में किसी के नाम कालिया नाम फेमस हो जाता है तो फिर काली ही काली बोलते हैं, उसका नाम से उसका उमा शंकर नाम हो चाहिए। सही है ना? लेकिन उसका सब क्या बोलते हैं? कालिया, क्योंकि एक बार फेमस कर दिया। एक बार लेड भले ही नहीं है लेकिन इसके नाम में एक बार लेड पेंसिल फेमस कर दिया, तो अब कैसा आता है? लेड पेंसिल। हकीकत में इसमें कोई लेड नहीं होता। और इसमें बताओ गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते? नहीं गिन सकते। इसलिए इसमें कितने इसमें भी क्या होते हैं? डेंगलिंग बॉन्ड होते हैं। इसलिए ये भी क्या होता है? इम्प्योर होता है। ग्रेफाइट की सारी बातें पढ़ ली। और ये ग्रेफाइट की तुलना में क्या होता है? कम स्थायी। और घनत्व क्या होता है इसका? ज्यादा, क्योंकि पास पास है घनत्व ज्यादा है। लेकिन तापीय रूप से स्थायी क्या है? कम है, क्योंकि इसकी 1.9 आई और ग्रेफाइट कितनी है? 0। तो सबसे कम डेल्टा चप होगी वो सवता होगा। तो इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट बात है ये, लोग इसमें गलती करते हैं। ठीक है? इसमें चालकता लगा देते हैं ताप वाली, उसका कोई मीनिंग नहीं है। स्थायित्व की बात पूछ रहे हैं, ये हो गया। इसकी एक कोष्टिका में जेड बराबर कितना आता है? 8 आता है। कैसे आता है सुनिएगा, या तो इसको याद कर लीजिए या मैं बता देता हूं आपको। क्या होते हैं? एफसीसी में होता है कुछ, और कुछ किस में होते हैं? 50% किस पे होते हैं? ठीक है ना? टेट्राहेड्रल वॉइड पे होते हैं। एक घन होता है, एक घन में टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? 1 2 3 4। एक टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एक
दो टीएचपी सॉरी, एक घन की विकर्ण पे दो टीएचपी होती है। एक घन की विकर्ण पे कितनी टीएचपी? दो। टोटल विकर्ण कितनी? चार। तो टीएचपी कितनी? आठ। एक एक विकर्ण पे कितनी? दो। टोटल चार पे कितनी? आठ। 50% बोल दो आठ का तो कितना होता है? आठ का 50% कितना होता है? चार। एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? सभी फेस पे हो। सभी फेस पे फेस कितने इसका मतलब में? छह। चार तो ये, एक ऊपर एक नीचे। और फेस से अपने पास में कितना हिस्सा आता है? यहाँ पे एक बड़ी फुटबॉल बोल दो तो उधर वाले कमरे में दिखेगी, इधर वाले में दिखेगी, तो कितनी आएगी? आधी। छह से आधा तीन, और एक होता है बिल्कुल सेंटर में, तो कितने होते हैं? चार। चार प्लस चार कितना होता है? आठ। तो कुछ एफसीसी पे रहते हैं और कुछ वहां पे टीएचपी पे। तो गणना करो कितना जी? आठ। आज मैंने डायमंड ग्रेफाइट पढ़ा है, अगली क्लास में एलोट्रोप पूरे करा देंगे। 10। और भाई, आते नहीं हो तुम लोग टाइम से, जागते नहीं हो? गुड मॉर्निंग। हाँ? क्या?